कैसा लगता है जब गोदी मीडिया करके पत्रकारों को संबोधित किया जाता है और अलग-अलग तरह के लांछन लगाए जाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि कुछ भी जो वीडियो के फॉर्मेट में आ जाता है, उसको लोग सच मान लेते हैं। ये कितना खतरनाक है? हम पत्रकार हैं, हम जानते हैं कि सच्चाई दिखाना हमारा काम है। लेकिन जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, क्योंकि मैं उस घटना का साक्षी हूँ। कोई व्यक्ति फायर करता हुआ बढ़ा चला रहा है, मतलब अच्छा। मतलब की पीठ है, मेरी फेस है, मैं उसको देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं देख अटैकर। रहा हूँ जहाँ पे सारे कैमरामैन खड़े हुए हैं पार्लियामेंट के, उनकी तरफ वो फायर कर रहा है और हमारे एक सहयोगी को गोली लगी भी उस वक्त। गोधरा राइट्स के दौरान काफ़ी कुछ आपने झेला, देखा। अगर उसके बारे में कुछ बात कर सकें। स्पेशली जब वो मतलब पैंट उतरवा के चेक करने वाले इंसिडेंट्स। कैमरामैन से हमारे सामने कहा गया कि पैंट उतारो और उसको चेक किया गया कि वो हिंदू है कि मुसलमान। पॉलिटिशियंस जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म की प्रजाति है। हम ना बड़े मायूस हो जाते हैं कि हमको जो चाहिए था वो नहीं मिला। ये सोचिए कि रिजेक्शन हो गया है और मैं क्या करूं, और मैं फेलियर है, और मैं तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। बहुत दुख होता है देख के। अगर विराट कोहली की आज की तारीख में 14,000 रन हो गए हैं, तो ऐसी कितनी इनिंग हुई होंगी जब उसने अपनी इनिंग में 2, 5, 10 रन बनाए होंगे। लोग खून के प्यासे थे। हाँ, खून के दोनों प्यासे। आदमी के, रोहित और विराट हाँ। के लिए कि भाई छोड़ दो अब। हालांकि अगर जिसने भी ये इंटरव्यू पूरा देख लिया वो ये समझ जाएगा पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ खून और पसीना है। तो मैंने कहा कि जोशी जी, आपकी गली में कोई मोदी जी का फोटो नहीं देखा मैंने, कोई पोस्टर नहीं लगा है। जोशी जी बोले उसके बाद कि देखिए, अगर आप बार बार मोदी जी पे सवाल करेंगे तो मुझे आपका इंटरव्यू नहीं देना है, आप जा सकते हैं। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, आज तक का स्टूडियो था मेरे पास। मेरे भैया के 2 कॉल आ चुके थे, मैंने कॉल बैक किया, कान में रोने की आवाज़ और जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ सुमित। भैया के घर में एक नौकर था, उसने भाभी और भैया का बच्चा जो 4-4.5 साल का था, उसको मार दिया था हम दोनों को। गांधी जी कहते थे कि पत्रकारिता का एकमात्र लक्ष्य सेवा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नदी जब तक अपने बनाए हुए रास्ते पर चलती है तब तक वो लोगों के काम आती है, पर अगर वो रास्ता बदल दे तो गांव, शहर, कस्बे, बस्तियां सब डुबो देती है। पत्रकारिता का जो पिछले 15 साल में एवोल्यूशन हुआ है, आगे भी बढ़ी हैं चीज़ें और कई आरोप भी लगते हैं। पर अगर पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता और जेन्युइन जर्नलिज्म के कुछ स्तंभ अगर बचे हुए हैं तो उनमें से एक नाम है सुमित अवस्थी जी का। इट्स अ प्लेजर सर। थैंक यू विजय भाई। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। कैसा लगता है जब गोदी मीडिया करके पत्रकारों को संबोधित किया जाता है और अलग-अलग तरह के लांछन लगाए जाते हैं? और ऐसा नहीं है कि पत्रकार सभी खराब हैं या सभी बायस्ड हैं। पर अब का दौर ऐसा हो गया है कि अगर आपने मेरे हित की बात या मेरे मन की बात नहीं कही, तो मैं ये इल्ज़ाम लगा दूँगा कि आप दूसरी तरफ से आए हैं। ईमानदारी से बताऊं तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, पर मैंने अपने सीनियर से सुना है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लांछन हमेशा से लगते रहे हैं। और अगर आप इस प्रोफेशन में हैं जहां आप लोगों की तरफ उनकी कमियों की ओर इशारा करते हैं, और अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी एम्पावर्ड है, स्मार्टफोन से लैस है, तो उसके पास भी जवाब देने का तरीका है, और वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो जो कुछ कहता है वो करेगा। वो अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए इस तरह के चीज़ें कही जाती हैं। पर मैं ये कहते हुए भी ये कहूँगा विजय भाई कि चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई हैं। पत्रकारिता का मुझे करीब 28 साल हो गए इस फील्ड में। मेरे फादर भी जर्नलिस्ट रहे, उनसे थोड़ा बहुत सीखा, और उनके साथ के जो दोस्त रहे, उनके अंकल लोग, उनसे कुछ पढ़ा लिखा समझा। तो मुझे नहीं लगता था कि ये इस तरीके से जो आज की जो तारीख है, आपको लुटियन मीडिया या गोदी मीडिया या बिका हुआ है या कॉरपोरेट है वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें पहले भी कही जाती रही होंगी, क्योंकि हमेशा हिंदुस्तान में मीडिया हाउसेस को बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस नहीं चलाया है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
तनख्वाह तो लाला जी देंगे ना, आपको तनख्वाह तो लेनी है, सैलरी तो लेनी है। लेकिन ये जो पेंट करना है गोदी मीडिया, ये पिछले कुछ सालों में मीडिया ने ही मीडिया को पेंट किया है, इसलिए मुझे तकलीफ ज़्यादा है। अगर मुझे कोई दूसरा आदमी कहे कि आप गोदी मीडिया हैं, तो शायद मैं उसको सुन के अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश भी करूँ कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। पर क्योंकि मीडिया ही मीडिया को पेंट कर रहा है कि तुम गोदी मीडिया और तुम मोदी मीडिया और तुम ये मीडिया हो, उसमें मुझे तकलीफ ज़्यादा होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतने खराब स्तर का कंपटीशन हो गया है कि कई बार तो लगता है कि बहुत हो गया। एक बहुत खूबसूरत गज़ल है कि आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वो खुदा देगा। उसमें एक शेर है कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है, बिल्कुल। क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो जो आपने बात कही कि अपने ही लोग अपनी ही जड़ काटने में लगे हुए हैं, इन 28 सालों में चेंज तो है, आपने भी बताया चेंज। किस फेज में आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा चेंज चेंज एकदम ड्रास्टिकली अपसाइड डाउन बदल गया चीजें कि ठीक है, पहले भी लोग इल्जाम लगाते थे, हम्म। पहले भी लोग मुखालफत करते थे, पर क्या पिछले 10 सालों में तस्वीर बहुत तेजी से बदल गई है, स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया? बिल्कुल, मैं मानूंगा इस बात को कि जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, ये सोशल बहुत कम है, ये अनसोशल बहुत ज़्यादा है। नो डाउट डिजिटल मीडिया ने एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म दिया लोगों को, जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं थे, उनके पास एक विकल्प आया और उन्होंने अपनी बात कहने के लिए उनके पास एक बढ़िया मंच उपलब्ध हुआ, थैंक्स टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। लेकिन जो ताकतवर लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जो सिस्टम को मैनिपुलेट करना जानते हैं, उन्होंने इससे कुछ ज़रूरत से अधिक धो लिया है, निचोड़ लिया है इसको अपने फ़ायदे के लिए और सोसाइटी के नुकसान के लिए। और उस उन पॉलिटिकल, जिसको हम लोग अब आम भाषा में बोलूँ तो मैं आईटी सेल्स बोलते हैं, हर राजनीतिक सेटअप का एक आईटी सेल है, और वो आईटी सेल कहाँ से ऑपरेट करता है, क्या ऑपरेट करता है, आपको पता भी नहीं होता है। और मैं तो इस बात में फर्म बिलीवर हूँ विजय भाई, कि हम कोई न्यूज़ ब्रेक नहीं करते हैं, हम इस्तेमाल होते हैं, हम मोहरे बन गए हैं, कभी इस आईटी सेल के, कभी उस आईटी सेल के, हमको पता भी नहीं होता है। हम जब कह रहा हूँ तो मैं उसमें आज जो पत्रकारिता करके निकला छात्र है से लेके जो 40 साल 50 साल पुराने अनुभव के लोग हैं, सबको एक साथ जोड़ के कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब कौन सी आईटी सेल हमारा इस्तेमाल कर ले रही है, हमको उतनी समझ भी अभी नहीं आई है। आईटी सेल उस हद पे काम कर रही है, और अब तो एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, जो आप सोच भी नहीं पाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लिप मूवमेंट्स यही हैं, पर आवाज़ भी यही है, पर शब्द कुछ और है। और वो कौन सी क्लिप बन के कहाँ चल जाएगी, कौन सा डीप फेक इस्तेमाल हो जाएगा मेरी आवाज़ के साथ, मेरे चेहरे के साथ, मुझे ही नहीं पता है। हो सकता होता होगा, पर क्योंकि अभी हम सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, क्योंकि अभी हम एक्ट्रेसेस नहीं हैं, तो शायद बचे हुए हैं। कितनी एक्ट्रेसेस के साथ तो हुआ। मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के आने से। तो जहाँ इसने एम्पावर किया लोगों को, जिनके पास ताकत नहीं थी उनको ताकत दी, और छोटे-छोटे गाँव कस्बे के बच्चे आज की तारीख में बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, यूट्यूबर बन गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिशिएबल। लेकिन जिनके पास फितूर है, जिनके दिमाग में फितूर रहा है, उन्होंने इसको मैनिपुलेट किया है चीज़ों को, और बहुत हद तक मेन स्ट्रीम मीडिया का दोहन करके अपने फ़ायदे की चीज़ें चलाई हैं, सोसाइटी में चलवाते हैं, और हम इस्तेमाल हो रहे हैं, मोहरे बन गए हम लोग। विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस। सोशल मीडिया ने पावर तो दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने भी एक्सपेक्ट करी कि हम खुद लेकर आएंगे, पर शायद हम अभी इतने मैच्योर हुए नहीं हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेकर आए। हम कुछ भी, दुर्भाग्य ये है कि कुछ भी जो वीडियो के फॉर्मेट में आ जाता है उसको लोग सच मान लेते हैं। ये कितना खतरनाक है। बहुत ज़्यादा। आप विश्वास करिए, मैं अपने 28 साल के करियर में कई सारे रिसेंट पास में ऐसे इंसिडेंट्स को अपने लेवल पे सेंसर करना पड़ा है, कि क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं था चीज़ों का, सिर्फ एक व्हाट्सएप आया, सिर्फ एक मैसेज आया, सिर्फ एक क्लिप आई,
वीडियो के तौर पे, और आपको लगा कि अगर आप ये दिखा देंगे तो सोसाइटी में डिसहार्मनी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप उस रिस्पॉन्सिबल, मैं देखिए हम पत्रकार हैं, हम जानते हैं कि सच्चाई दिखाना हमारा काम है, पर मैं उस फ़र्ज़ से भी अपने आप को अलग नहीं करता हूँ कि सोसाइटी के माहौल को बना के रखना भी मेरा काम है। अगर मैं जानता हूँ कि इस खबर को दिखाने से कोई चीज़ें डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती हैं, हो सकता है बहुत से लोग इस बात का विरोध करें कि आप कौन होते हैं? आपने क्यों रोका? मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इसीलिए वहाँ पे हूँ, वो ज़िम्मेदारी मुझे इसीलिए मिली है कि मैं अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकूँ कि ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। वरना तो सबके पास स्मार्टफ़ोन है, सब जर्नलिस्ट हैं, सब सिटीज़न जर्नलिस्ट है आज की डेट में। एवरीबॉडी इज़ पावरफुल। बस क्योंकि कुछ अनुभव है मेरे पास, कुछ वर्षों का साथ देखा है मैंने, और मैंने देखा है कि अपने मीडिया का दुरुपयोग करके या मीडिया की बातों को तोड़-मरोड़ के या ट्विस्ट करके जब आप पेश करते हैं दुनिया के सामने, तो कैसे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से 2019-20 का वक़्त था ये। मैं एक चैनल में काम कर रहा था। दिल्ली की घटना है। मेरे पास मेरा रिपोर्टर एक क्लिप लेके आया और उसमें क्लोज़अप है, एक लड़का है। अब आप तो टीवी के आदमी हैं, एक्टिंग के आदमी हैं, आप समझेंगे इस चीज़ को। क्लोज़ फ्रेम कटा हुआ है, सिर्फ़ किसी के चेहरे के बाल दिख रहे हैं, बाल लंबे से बाल हैं और रोने की आवाज़ आ रही है, कोई रो रहा है और ऐसे करके बाल कट रहे हैं। आप दिख रहे हैं, किसी का चेहरा दिखता नहीं है पूरा, पर वो बाल ऐसे कट जाते हैं। और जब बाल कटते हैं तो बच्चे का हल्का-सा चेहरा दिखता है जिसकी दाढ़ी मूंछ है। आपको समझ में आता है कि बच्चा कोई सिक होगा, ये क्योंकि, और वो रो रहा है और बाल कट रहे हैं और बिल्कुल क्लोज़ फ्रेम है। ये क्लिप आई मेरे पास और जिस रिपोर्टर ने लेके आई वो बड़ा इस बात को तवज्जो दे रहा था कि सर दिल्ली में रैगिंग के नाम पे सिख बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, एडमिशन चल रहे थे। तो अब वो दिखाना बड़ा आसान था मेरे लिए, क्लिप थी, बच्चा था, रिपोर्टर बड़ा फर्म था। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि नहीं इसमें गड़बड़ है कुछ, सिक्स सेंस, कहीं कोई जानकारी नहीं। मैंने खबर रोक ली, नहीं दिखाई। रिपोर्टर मूड खराब हो गया उसका। एक दिन बाद मुझे मिला कि सर आपने खबर नहीं दिखाई, मैंने आपको क्लिप ला के दी और रोक के बैठे हुए हैं, आप क्या करेंगे मुझे बता दीजिए। मुझे जिसने दी है वो मुझसे पूछ रहा है। तब मेरा कान खड़ा, किसने दी तुमको? बोला सर मुझे कहीं से मिली है। उनका किससे मिली है? पुलिस से मिली है? कहाँ से मिली है? कौन है तुम्हारा सोर्स? हम अमूमन सोर्स डिस्कस नहीं करते, रिपोर्टर से भी नहीं पूछते क्योंकि यू ट्रस्ट योर टीम। लेकिन उसने जिस तरीके से सोर्स का नाम बताने में आनाकानी की, मेरा और मुझे परेशानी हुई कि ये क्यों डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। खैर मैंने कहा कि इसको बैक ट्रैक करो और मुझे जहां से भी इस क्लिप जनरेट हुई है मुझे वहां तक जाना है। उसने 3 दिन 4 दिन लिए, वही रिपोर्टर 4 दिन के बाद लौटा एक पुलिस वाले के साथ। दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली का मामला था। मैं मिला उनसे जाके, अधिकारी से। हमने वो ट्रैक किया। वो एक मतलब इतनी छोटी सी इंसिडेंट था वो। सरदार लड़का है, 17 18 19 साल की उम्र होगी उसकी। वो मॉडलिंग करना चाहता है, क्योंकि वो टर्बन पहनता है तो उसको असाइनमेंट नहीं मिल रहे हैं। उसने अपने पेरेंट्स से कभी रिक्वेस्ट की होगी कि मैं बाल कटाना चाहता हूँ ताकि मैं मॉडलिंग असाइनमेंट कर सकूँ। पेरेंट्स ने मना कर दिया, कंजर्वेटिव फैमिली होगी। उसने ये ड्रामा रचा अपने दिमाग से, अपने दोस्तों की जिससे भी उसकी इन्फ्लुएंस में आके क्लिप बनाई ताकि पेरेंट्स को ये कन्विंस कर सके कि मेरे बाल तो रैगिंग में कट गए हैं और अब तो मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, अब तो मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ जाके। अब मैं अपने हिसाब से हेयर स्टाइल रख लेता हूँ और मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ। अब वो देखिए वो कहाँ से इंसिडेंट था, एक बच्चे का पर्सनल एस्पिरेशन मॉडलिंग करने के। क्लिप आती है आपके पास कि ये दिल्ली में कम्युनल राइट्स जैसी सिचुएशन, इलेक्शन का टाइम था, मुझे अच्छे से याद है, 19 का इलेक्शन होने वाला था या 20 का दिल्ली का असेंबली का इलेक्शन था, और दिल्ली की घटना और दिल्ली के सरदार। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपके पास आती हैं ना, अगर आप नहीं समझदारी दिखाएंगे, अगर आप थोड़ा सा नहीं सोच के चलेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि ये तो 19 की घटना थी, सोशल मीडिया आ चुका था, पर तभी भी हम उतना रील्स के गुलाम नहीं हुए थे, उतना व्यूज़ के गुलाम नहीं हुए थे। अगर यही वाक़या 2025 में दोहराया जाए
तो क्या आपके ज़हन में ये ख़्याल आएगा कि ये तो मुझे बहुत व्यूज़ दे सकता है? नहीं। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरों से? हाउ डू यू थिंक वी कैन क्रिएट एन एटमॉस्फियर? ये तो ये आपका पर्सनल डिस्क्रेशन था हाँ, बिल्कुल मतलब देखिए और शायद ट्रेनिंग। हम केवल एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं विजय भाई, कि ये ऐसी घटना घटी क्योंकि मैंने भी कहीं से सीखा है। मैंने भी किसी को देखा है, किसी सीनियर्स को पढ़ा है, उनके बायोग्राफ़ीज़ देखे हैं, उनके ऑटोबायोग्राफ़ीज़ पढ़े हैं। उससे मुझे आइडिया मिला है कि कैसे चीज़ों को समझदारी से आप डील कर सकते हैं। तो हम सिर्फ़ अपना एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं अगर कोई मुझसे राय माँगे तो मैं राय दे सकूँ। पर कोई राय माँगेगा ही नहीं और वो अगर फॉलोअर्स और रील्स और व्यूज़ के पीछे भाग रहा है, तो मैं तो सिर्फ़ रिक्वेस्ट ही मतलब प्रे ही कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ कांड ना हो कि सौहार्द बिगड़े। हम यही कर सकते हैं क्योंकि बहुत खतरनाक दौर में हम लोग हैं, बहुत ही खतरनाक दौर में हैं। इसीलिए विज़डम, विवेक, बुद्धि इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। हमारी सोसाइटी हम लोग लिटरेट हो गए, हम लोग स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करने लगे, पर स्मार्टफ़ोन के खतरे हमको पता ही नहीं है। आप देखिए ना, रोज़ ऐसे किस्से आते हैं हमारे आपके सामने, यहीं दिल्ली, यहीं नोएडा में, वाइस प्रेसिडेंट लेवल की आईटी कंपनी में काम करने वाली महिला जिसकी उम्र 55-60 साल है, जो पिछले 30-40 सालों से आईटी कंपनी में काम कर रही होंगी, वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे हैं, उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है एंड शी वाज़ डिजिटल अरेस्ट फॉर 3 डेज़ और वो 20-25-30 लाख रुपए की कमाई अपने किसी अरे-गरे आदमी को सौंप देती है, उस फ़ोन पे, उस धमकी पे और वो आईटी कंपनी में काम करने वाली महिला। फ़ोन स्मार्ट हो गए, हम डम्ब हो गए। हाँ, दैट्स द प्रॉब्लम। ये जो इंसान की कमजोरी का फायदा जो स्मार्ट लोग उठा रहे हैं, इससे बहुत सचेत रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। आपने बात करी कि ट्रेनिंग क्योंकि आपकी ऐसी है कि वो बुद्धि विवेक अभी भी आपको रोक देता है कई बार चीज़ों को करने में। उस ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं, उस माहौल की बात कर लेते हैं जिसमें आप पले बड़े। जी पिताजी जर्नलिस्ट रहे, जी। इंदौर में आपने समय गुजारा, बचपन गुजारा। बड़ा खूबसूरत शहर है। मुझे पर्सनली एमपी बहुत पसंद है, पर इंदौर और भोपाल बहुत। और भी कई चीज़ें हैं जो हम लोगों जी। में कॉमन है, उस पर भी बात करेंगे। पर ये वाला फेज़ जो है, ये ज़रा बताइए, ये कैसा रहा? किस तरह की चर्चाएँ सुनते थे आप? भाई पिताजी जर्नलिस्ट, हाँ। तो एक अलग माहौल घर पे रहता होगा। वो विल बी वेरी कीन टू नो। फादर मेरे इंफॉर्मेशन सर्विसेज में रहे, जी। तो सरकारी पत्रकार रहे, अच्छा। आकाशवाणी दूरदर्शन में काम किया। पर लेकिन घर में न्यूज़ की चर्चा बहुत होती थी क्योंकि न्यूज़पेपर्स बहुत आते थे, मैगजीन सारी आती थी। मैं और मेरी सिस्टर है मुझसे छोटी, हम 3 साल छोटी है, तो हमारे बीच में कंपटीशन जैसा पापा माहौल रखते थे घर के तो आप अंदर। लोग दो सिबलिंग? दो, हम अच्छा दो भाई अच्छा। बहन हैं। जी। अ, तो कुछ भी होता था तो घर में जैसे क्विज नहीं होता है हाँ हाँ। कि आजकल असम का गवर्नर कौन है, तो कौन पहले बताएगा, इज लाइक दिस। तो आजकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ऐसी छोटी छोटी चीजें घर के अंदर ऐसी ही बातचीत होती थी हम तीनों के बीच में। पापा हमको बताते थे और हम लोग सीखते थे। तो टच वुड इस वजह से एक अवेयरनेस थी चीजों के आसपास क्या बीत रहा क्या है। जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ की भी बातें होती थी? उस वक्त नहीं डायरेक्ट होती थी, इनडायरेक्टली नहीं? उस स्कूल के दिनों में नहीं होती थी, उस वक्त नहीं होती थी। पर पापा से मिलने जो उनका फ्रेंड सर्कल आता था घर के अंदर, जो बैठ के चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, वहाँ जो चर्चाएँ होती थी। छोटा-सा घर था सर, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली थी। जितने बड़े इस कमरे में हम बैठे हैं, इतना ही बड़ा ड्राइंग रूम था हमारा और एक बेडरूम था और एक किचन था। उसी में हम चारों लोग रहते थे, मैं, मेरे पापा, सिस्टर मेरी, मम्मी और अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो बगल वाले कमरे में सब सुनाई देता था। तो पापा जब यहाँ बैठ के दोस्तों से बात कर रहे हैं, उनके बीच में वाद-विवाद चल रहा है, किसी चीज़ को लेके आर्गुमेंट चल रहा है, आप सुन रहे हैं, आप लेके पानी लेके जा रहे हैं, चाय लेके जा रहे हैं, बिस्किट लेके जा रहे हैं, तो कई बार आपको इन्वॉल्व कर लिया जाता है। जब आपके लायक कोई बातचीत होती नहीं होती, तो आप वहाँ बैठ के सुन रहे होते हैं। तो दैट्स हाउ यू ग्रास्प। आपके आपके आस-पास का माहौल ऐसा होता है कि आप सीखते रहते हैं, आस-पास चीज़ें चलती रहती हैं। तो वहाँ से सीखा मैंने। पापा के से बहुत से फ्रेंड्स थे, अच्छे कवि रहे अपने ज़माने के, लेखक रहे। सुरेश उपाध्याय जी, विनोद निगम जी, होशंगाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। इंदौर में आए तो नीलोसे अंकल थे, संदीप श्रोत्रिय थे। तो इन 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 लोगों के सर्कल में बैठना, उठना, बैठना और उनके साथ फिर जर्नलिज़्म को लेकर बातचीत की
ये खबर ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, या वो नेता यहाँ आया तो उसने ऐसा क्यों बोला। ये बातचीत आप कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा, मैं अच्छा, सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं, आप सुन रहे मैं सुन रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे छप रहा है, छप इम्पैक्ट कर रहा रहा है, है। छप रहा है। हाँ, फिर पापा के साथ बातचीत जब अलग से होती थी, तब 4 सवाल पूछना कि ऐसा क्यों हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं स्कूल में था इंदौर में, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, रशियन प्राइम मिनिस्टर गोर्बाचोव साहब का इंडिया दौरा हुआ, वो इंदौर आए। इंदौर के पास एक कैट है, एटॉमिक सेंटर है, सेंटर फॉर एडवांस एटॉमिक ट्रेनिंग, कैट। वो एटॉमिक रिसर्च की जगह के लिए इंदौर के पास ही एक पीथमपुरा है, वहाँ पे आई थिंक पीथमपुरा ही है, वहाँ पे कैट का सेंटर है। उसको विजिट किया था गोर्बाचोव साहब ने और राजीव गांधी ने। हमारे स्कूल में हेलीपैड बना, मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे लैंड किए। पहले राजीव गांधी का चॉपर लैंड हुआ, फिर वो चॉपर उड़ गया, फिर 5 मिनट के बाद दूसरा चॉपर लैंड किया, उसमें गोर्बाचोव आए। हम सब झंडियाँ लेके खड़े थे, भारत भारत रूस दोस्ती, झंडियाँ लेकर उनको हिला रहे थे। तो वहाँ मतलब आपने गोर्बाचोव साहब को अपनी आंखों के सामने बगल में देखा। तो जब आप गोर्बाचोव साहब को देखते हैं और घर आके जब आप पापा से बात करते हैं, पापा क्योंकि न्यूज़ के काम में है, उन्होंने न्यूज़ क्लिप बनाई और वो खुद ऑफिस वहाँ मौजूद थे। फिर आप पूछते हैं कि ये क्यों आए इंडिया में, इनका इंदौर आने का क्या मतलब है। तब आपको ब्रीफ कर रहे हैं कि कैसे रशिया कोऑपरेट कर रहा है हमारे न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम में, कैसे हमारे कोऑपरेशन की बातचीत चलती है। तो ये सब चीज़ें आपको कोई कहीं लिखा नहीं है, पर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप समझते जा रहे हैं। तो उस माहौल में मेरा बचपन बीता। तो ये डिस्क्रेशन वहां से आया है। हाँ, ये चीज़ें वहाँ से आई हैं, ये वरना ऐसा किसी ने सिखाया नहीं। वरना हमने एक जर्नलिस्ट को ये भी कहते सुना है, और उन्हीं के मुंह से सुना है, कि जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो वो वहीं पर थे और वो घुस गए अंदर, और ही एंश्योर्ड कि मेन गेट बंद कर दिया जाए। इसलिए नहीं कि आतंकवादी ना आ पाएं, या इसलिए नहीं कि आतंकवादी बाहर ना जा पाएं, इसलिए कि दूसरा न्यूज़ चैनल ना आ जाए। आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं जान सकता हूँ? ये थे ये राजदीप सरदेसाई जी, एंड ही हैज सेड दैट इन अ टेलीवाइज्ड इंटरव्यू, इन अ रिकॉर्डेड इंटरव्यू। आई डोंट बिलीव दिस। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। अच्छा। और ये क्लिप चलाइएगा राजदीप जी वाली। क्योंकि राजदीप हमारे बॉस रहे। राजदीप ने हमको IBN 7 के दिनों में ऑफर किया नौकरी। लेकिन जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, क्योंकि मैं उस घटना का साक्षी हूँ, और ये बोस्ट करते हुए मुझे बहुत खराब लगता है कि वो खबर मैंने ब्रेक की थी। वो ऐसी खबर थी कि मैं जीवन में ब्रेक नहीं करना चाहता था, कि आपके सामने गोलियां चल रही हैं और आप दफ्तर में फ़ोन करके उदय शंकर साहब को बोल रहे हैं कि सर पार्लियामेंट में गोलियां चल रही हैं। दी उदय शंकर। अच्छा, जो आजकल जियो जी जी हॉटस्टार बिल्कुल, के बिल्कुल, सर्वे सर्वा बने हुए जी। हैं। उस वक्त न्यूज़ डायरेक्टर थे सॉरी, आज तक में। मैंने देखा गोलियां चल रही हैं, मैं मदन लाल खुराना के साथ खड़ा हुआ था गेट नंबर 1 पे पार्लियामेंट में। मदन लाल खुराना जी का भी परिचय दे दीजिए, क्योंकि ऑडियंस जो देख अच्छा, रही है। हाँ, मदन लाल खुराना जी दिल्ली के CM रहे। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ जिस दिन ये अटैक हुआ था, उस वक्त वो वाजपेयी सरकार में दिल्ली में मंत्री थे। और उस दिन पार्लियामेंट में 2-3 दिनों से डेडलॉक चल रहा था महिला आरक्षण बिल को लेके, जो अब पास हो गया है 25-26 साल के बाद। बीजेपी की रूलिंग, वाजपेयी जी की सरकार थी, बीजेपी चाहती थी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल कोई नहीं चाहता था कि विमेन रिजर्वेशन बिल आए, पर कोई ये इमेज भी नहीं दिखाना चाहता था कि हमारी वजह से नहीं आ रहा है। वो एक दूसरे को टोपी पहनाना चाहते थे, तो वो रिलक्टेंटली इस बिल को लेके चर्चा करते थे। सुषमा जी बड़ी वोकल थी बीजेपी की तरफ से, वो उसको बहुत परसू करती थी। सुषमा स्वराज जी वृंदा करार लेफ्ट की तरफ से। तो कांग्रेस अपोजिशन में थी, सोनिया गांधी लीडर अपोजिशन थी, महिला का बिल था तो वो भी साथ में थे। पर बिल पास हो जाएगा इसके लिए कोई इंश्योर, देखिए अगर 2 बड़ी पार्टियां अगर तय कर लेती, एक रूलिंग और एक अपोजिशन की, तो बड़े आसानी से चीजें हो सकती थी। पर क्योंकि उस वक्त लालू यादव, शरद यादव का एक रामविलास पासवान, ये एक प्रेशर ग्रुप बना हुआ था जो खुलकर विरोध कर रहा था कि क्यों आएंगी महिलाओं को, क्यों मिलना चाहिए आरक्षण, वो माहौल था। तो उस वक्त मैं मदन लाल खुराना जी से खड़े होकर दोपहर सुबह के 11:30 बजे ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश कर रहा था कि आप आज का दिन निकालेंगे कैसे। हाउस में फिर डिबेट होगा, फिर बहस होगी, फिर लालू यादव और उनकी पार्टी हंगामा करेगी। तो हम बात कर रहे हैं, अचानक मैं देख रहा हूँ गोलियां चल रही हैं
मदन लाल खुराना के पीछे से कोई व्यक्ति फायर करता हुआ बड़ा चला रहा है। मदन लाल अच्छा। खुराना की पीठ है, मेरी फेस है, मैं उसको देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं अटैकर देख रहा हूँ। अब विद मुझे कलशनिकोव? हाँ जो भी था वो, अच्छा, जो भी। मुझे भी हथियार की समझ नहीं है। ओके ओके। तो बड़ी सी गन थी, स्टेन गन टाइप की, जो हम फिल्मों में देखते थे। स्टेन गन कह लीजिए, मशीन गन कह लीजिए, आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं पता है। वो फायर कर रहा है और गनीमत है कि वो हमारी तरफ फायर नहीं कर रहा है, वो ऐसे फायर कर रहा और ये है जहाँ कितना पे दूर होगा, ये अटैकर कितना दूर 300 मीटर, 200-300 मीटर। और उस तरफ जहाँ वो फायर कर रहा है वहां पे कैमरामैन हैं, जहाँ पे सारे कैमरामैन खड़े हुए हैं पार्लियामेंट के, उनकी तरफ वो फायर कर रहा है। और हमारे एक सहयोगी को गोली लगी भी उस वक्त, एनआई का था रिपोर्टर, वो, उसको गोली भी लगी। और वो उधर फायर करता करते गेट नंबर 12 से भाग के गेट नंबर 1 की तरफ आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ, काले कपड़े पहने हुए, हाथ में एक बैग टंगा हुआ है। बड़ा फेमस विजुअल है वो, अगर आप देखेंगे तो वो सब कैमरामैन के फुटेज में वो जो आदमी गोली चला के भाग रहा है वो, क्योंकि वहाँ कम से कम 10-15 कैमरे होंगे। तो मतलब वो सबके पास अवेयर था footage और वो है। वहीं। हाँ, वो दरअसल उनको मारते हुए आ रहा था, उसका काम ही था पैनिक फैलाना। और इतने में वॉच एंड वार्ड के लोग आते हैं, मदन लाल खुराना का हाथ पकड़ते हैं, नीचे बिठाते हैं। बीच में कार है, कार की गेट पे वो खड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। उनकी हाइट कम थी, मैं उनसे थोड़ा लंबा हूँ, 2 इंच 3 इंच। तो उनको डक कराते हैं वॉच एंड वार्ड के आदमी कि गोली चल रही सर, गोली चल रही, बैठिए। तो ये वॉच एंड वॉच एंड वार्ड पार्लियामेंट की इंटरनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी है, ओके। जो कि आम नहीं होती है, पर पार्लियामेंटेरियंस की सिक्योरिटी पार्लियामेंट के अंदर करना, क्योंकि वहाँ क्राउड आता रहता है, लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो ये वॉच एंड वार्ड के लोग ही होते हैं, जो इनके साथ मिनिस्टर्स के साथ, एमपीज के साथ रहते हैं। तो वो व्यक्ति आते हैं, 2 मदन लाल खुराना को नीचे बिठाते हैं। उस दौर में विजय भाई मोबाइल फोन अलाउड नहीं थे पार्लियामेंट के अंदर ले जाना। हम लोगों को शूट पे जाने के लिए ऑफिस से मोबाइल फोन इशू होते थे, आपका नंबर लिख लिया जाता था कि आज ये फोन सुमित अवस्थी के पास है, ये पार्लियामेंट जा रहे हैं। तो मेरे हाथ में मोबाइल फोन था, मैं आज तक में काम करता था। और उस समय क्या मोबाइल में वो होते थे कैमरे वगैरह? नहीं, कैमरे नहीं होते थे। हाँ, शूट नहीं है क्योंकि मेरे पास। उसके बीच में गोलियां चल रही हैं। उसने मुझे कहा, वॉच एंड वार्ड ने, कि अवस्थी जी नीचे बैठो, अवस्थी नीचे बैठो। तो मैंने कहा, मैं बैठ गया, क्या हुआ क्या हुआ? बोला गोलियां चल रही हैं। मैंने कहा दिख रहा है मुझे गोलियां चल रही हैं। पर जब मैंने पहले आवाज सुनी ना विजय भाई, तो मुझे लगा कि वहाँ कबूतर बहुत आते हैं। अच्छा। तो उनको उड़ाने के लिए ऐसी हवा में एयर पिस्टल फायर किया जा रहा था ताकि कबूतर उड़ जाए। तो मैंने कहा सुना मैंने, गोलियां चल रही है, एयर पिस्टल चल रही है। पता नहीं वो टेररिस्ट लग रहा है, आतंकवादी लग रहा है, या किसी का सिक्योरिटी गार्ड है जो पगला गया है, जो गोलियां चला रहा है, नीचे बैठो गोली लग जाएगी। और ये कहते कहते वो विजय मल्होत्रा जी को वो सिक्योरिटी वाले धकेल के घुटनों के बल सीढ़ियों से ऊपर ले गए, क्योंकि वो सीढ़ियां हैं 8-10, हम सबसे नीचे थे। अंदर जाने के लिए आपको 8-10 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तो लिटरली क्रॉल करके उनको ऊपर घसीट, ऐसे चलिए चलिए पुश करते हुए पीछे से। और मुझे कहा कि तुम भी आओ, तुम भी आओ। मैंने कहा मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल अलाउड नहीं था पार्लियामेंट के अंदर। थोड़ा ऐसी की तैसी मोबाइल की, अंदर चलो, जान बचाओ, अंदर चलो। प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैं जब समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, मैंने अगला फोन उदय शंकर को मिलाया। उदय शंकर का न्यूज रूम में कोई काम नहीं था, वो तो न्यूज डायरेक्टर थे। आप अपने शिफ्ट इंचार्ज को फोन करते या अपने ब्यूरो चीफ को फोन करते। मैंने कुछ समझ में नहीं आया, मैंने स्पीड डायल, उनका नंबर 2 स्पीड डायल पे रखते थे, उनको फोन मिलाया और कहा कि सर गोलियां चल रही हैं पार्लियामेंट में। तो वहां से 4 गालियां मुझे पड़ी, तुम पागल हो गए हो, पी के आए हो दिन में, गोली कौन चलाएगा पार्लियामेंट के अंदर? मैंने कहा सर चल रही है, कौन कौन लोग हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन है। काले कपड़े पहना हुआ है, मूछे उसके चेहरे पे, हाथ में बैग टांगा हुआ है और अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। बस उस दोनों ने फोन काटा। मैं इन द मीन टाइम उन सीढ़ियों से अंदर पहुंचा हूं। अगले 10 सेकंड के अंदर मेरे पास लैंडलाइन से फोन था, एंकर की आवाज थी कि सुमित, जो भी सुन रहे हो, जो भी आप पार्लियामेंट में देख रहे हो। और ये कहते कहते मैं गेट, पार्लियामेंट के ठीक बगल में गेट के अंदर आके, आप टेबल ऑफिस है, वहाँ पे टीवी लगा हुआ है। टेबल ऑफिस मतलब पार्लियामेंट का सेक्रेटरियल काम चीज वहाँ पे होता है। वहाँ पे पेपर्स वगैरह आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, आपकी अटेंडेंस साइन होती है एमपीज की। तो वहाँ टीवी चल रहा है, टीवी पे मैं फ्लैश देख रहा हूँ, संसद पे गोली चलने की खबर। उन्होंने भी ये नहीं कहा गोली चली, गोली चलने की खबर। और मैं देख रहा हूँ आज तक पे गोली चलने की खबर है। इतना मीन टाइम फोन आता है, मैं फोन कि सुमित आप क्या देख रहे हैं पार्लियामेंट में, क्या हो रहा है बताइए। तो जो मैंने पिछले 40, 50, 60 सेकंड में या 1 मिनट में देखा था, वही मैं बताता हूँ 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक कि जैमर ऑन हुए और फोन बंद हो गए। अच्छा। शुरू के 5 मिनट का ये खेल था। वो गेट जो बंद हुआ वो मेरे सामने बंद हुआ, बड़ा सा गेट, 4 आदमी मिलकर घसीट के उसको बंद करते हैं, इतना हैवी गेट है वो। कोई पत्रकार वहां नहीं था,
मेरे सिवाय उस वक्त। बाकी अलग अलग गेट पर अलग अलग पत्रकार रहे। गोलियां उसके बाद बाहर बहुत देर तक चलती नहीं। हम क्योंकि अंदर पहुंच गए थे, हमको अंदर बहुत सी आवाजें आ रही थी, तरह तरह की आवाजें आ रही थी। हम सबको एक गेट, सिक्योरिटी वालों ने उस टेबल ऑफिस में हमको पैक कर दिया। अब आप यहाँ से बाहर, उसके अंदर का दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ से बाहर मत निकलना। हम वहां बैठ के टीवी देखते रहे। ये अगला फोनो मैंने टेबल ऑफिस के लैंडलाइन से दिया, क्योंकि मोबाइल काम नहीं कर रहा था। वहां से फोन मिलाया मैंने अपने डेस्क पे, और वहां से फोनो दिया कि अभी की स्थिति ऐसी है कि हमको बंद कर दिया गया है, बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। बाहर जो विजुअल चल रहे थे मुझे नहीं पता बाहर क्या चल रहा था, कैसे आ रहे थे। तो पार्लियामेंट अटैक के दिन मैं वहाँ था, मैंने खबर ब्रेक की। वाजपेयी जी पार्लियामेंट में नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर। सोनिया जी विपक्ष की नेता, वो उस वक्त पार्लियामेंट में नहीं थी। अडवाणी जी थे, होम मिनिस्टर थे। अडवाणी जी ने ही हमको करीब 2-3 घंटे के बाद, जब सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल हो गई, और एक आतंकी ने अपने आप को, फिदायीन था वो, जिसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया था, जिसका शत विक्षत शरीर, आधा शरीर नीचे का उड़ गया था पूरा, नीचे वो बारूद बांध के आया था। जब वो हो गया तब उन्होंने हमको ब्रीफ किया, हम लोगों को, जो भी हम जर्नलिस्ट अंदर जितने इकट्ठे हो पाए थे, कि ऐसा ऐसा हुआ है। पता लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी कनेक्शन है कि नहीं है, तब तक नहीं क्लियर था ये। और हम शाम को 5-5:30 बजे बाहर निकले। तो मैं करीब 5-6 घंटे वहाँ कैद रहा उस पार्लियामेंट बिल्डिंग में। सब चीज़ अपनी आंखों से देखी, समझी। समझदारी थी कि फ़ोन मिला दिया, दफ्तर को बता दिया, वरना तो लोग बाग, हम जहाँ थे वहाँ से बाहर विजय चौक है, विजय चौक से हम लोग रिपोर्टर्स जो है वो लाइव करते हैं। विजय चौक इज़ आउटसाइड द पार्लियामेंट प्रीमाइसेस। वहाँ पर आप लाइव कर सकते हैं, आपकी ओबी वैन्स वहीं खड़ी होती हैं, वहीं से आप लाइव करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर तो ओबी वैन्स अलाउड नहीं होती हैं। तो सब लोगों ने वहाँ से लाइव किया था। तो जो लोग, बहुत से लोग पार्लियामेंट कवरेज में या अटैक कवरेज को कहते हैं, वो दरअसल वहीं थे, वो यहाँ थे भी नहीं। राजदीप कहाँ थे मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज, एक कौतूहल जो मन में उठता है वो ये कि जब गोलियों की आवाज सुनी, जब देख लिया, तो अपने को लेकर पहला ख्याल आया कि पेशे को लेकर ख्याल आया? कि पहले आता है ना, अरे मर न जाए, अरे अपने को बचा लें, या ये आया अरे ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है, या ये तो ये क्या हो रहा है, कम से कम इस खबर को जाना चाहिए बाहर। क्या चीज थी जो उस समय विच हैड टेकन ओवर यू, योर पर्सनल सेफ्टी और योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी? मतलब इतना तो दिमाग चला ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या सोच रहा हूँ। सिर्फ एक चीज समझ में आई कि मेरे पास बोनांजा है, फोन मेरे फोन हाथ, है और सीधे फोन मेरे फोन हाथ करो। में है, और मैं फोन कर सकता हूँ उससे। और मैंने फोन करके बता दिया कि ये हुआ है। बाकी गोली लग जाएगी, अच्छा मुझे तो उस वक्त तक, क्योंकि कभी गोली चलते देखी नहीं है जीवन में, तो मुझे उसकी सीरियसनेस पता ही नहीं चली कि कितनी बड़ी गंभीरता है ये, कि आपको भी गोली लग सकती है। ये तो सोचा ही नहीं था कि गोली आपको भी लग सकती है। मतलब इसे कहते हैं थरो प्रोफेशनल एक्चुअली। इसे बेवकूफी भी कहते हैं। कि कि आप कि ये बचने के ख्याल ही लिए। नहीं आया कि गोली हमको लग भी सकती है। क्या है कि आपको तो खबर दिखी या ये दिखा कि भाई ये एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हाँ, दिस नीड्स टू गो आउट, यस, पर्सनल सेफ्टी बी डैम्ड। और पर्सनल सेफ्टी ख्याल ही, जब ख्याल ही नहीं आया तो बिल्कुल। उसका, उसके बारे में सोचना ही क्या है। हम थोड़ा सा आगे निकल आए जी। इस पे फिर, हम क्योंकि इंदौर पे थे हाँ, हाँ, और इस बीच में ये जिक्र आ गया, तो इसी पे रहते हैं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र ऐसी घटना थी जो हाँ। दिल दहलाने वाली थी। इससे भी ज़्यादा मैंने जब रिसर्च करी और पढ़ा उन चीज़ों के बारे में, वी गॉन थ्रू अ लॉट। गोधरा राइट्स के दौरान काफ़ी कुछ आपने झेला, देखा। अगर उसके बारे में कुछ बात कर सके, हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि स्पेशली जब वो मतलब पैंट उतरवा के चेक करने वाले इंसिडेंट्स, राइट। क्या उस समय कभी ये ख्याल आया कि शायद गलत जगह आ गए, ये आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस? जब मैं राइट्स कवर कर रहा था, 27 को साबरमती एक्सप्रेस में आग लगी, 27 फरवरी। 28 की शाम हम पहुंचे हैं अहमदाबाद, और 1 मार्च को मैं शूट पे था। जॉर्ज फर्नांडिस साहब रक्षा मंत्री थे, और पहला सेंटर का मिनिस्टर इस 2 दिन की घटना के बाद गुजरात का दौरा करा था। आई थिंक 1 मार्च है या 2 मार्च है, अगर मैं डेट थोड़ी सी मिसप्लेस कर रहा हूँ।
तो हमको कहा गया कि तो आज तक नहीं था मैं, कि वो जहाँ-जहाँ जाएँगे, कर्फ्यू लग चुका था उस इलाके में। एहसान जाफ़री वाली घटना घट चुकी थी गुलबर्गा सोसाइटी, और काफ़ी टेंशन, काफ़ी काफ़ी टेंस माहौल था। एहसान जाफरी वाली जो घटना घटी थी, उसको कवर किया था आपने नहीं, बाय एनी नहीं, चांस? ओके। नहीं। हमने 3-4 दिन के बाद में उस 3-4 स्पॉट पे गए, ओके। तब तक सब कुछ हो चुका था। मतलब खंडहर दिखा था हमें जब पहुँचे। क्योंकि वो उस तरह का ट्रॉमा है जो शायद रह ही जाता है। बिल्कुल, वो रह ही जाता। तो हम एक इलाके से कवर कर रहे हैं, जॉर्ज साहब की गाड़ी आगे-आगे चल रही है। हमारे पास कर्फ्यू का पास था। अ, मैं और मेरा कैमरामैन है अश्विनी हेलन, आज तक में मेरे साथ थे, और एक और टीम थी एएनआई की। उनकी गाड़ी आगे चल रही थी, हम सबसे पहले जॉर्ज साहब, फिर पुलिस, फिर एएनआई, फिर हम आज तक के लोग। हम कवर करते-करते पीछे-पीछे चल रहे हैं और मैं पीछे से शूट कर रहे हैं। चलती गाड़ी में वो आगे जा रहे हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ है। बड़ा अजीब-सा इलाका है, एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, एक तरफ हिंदू कम्युनिटी रहती है। यहाँ पे भगवा झंडे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे हरे झंडे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आरा बीच में चल रहे हैं। जगह-जगह टूटी-फूटी चीज़ें, पत्थर के निशान, ईंट के टुकड़े सड़क पे पड़े हुए हैं। अब गाड़ी से उतरने की हिम्मत नहीं है, ना जॉर्ज साहब उतर रहे हैं, ना वही कहीं रुक रहे हैं। हम सिर्फ उनको कवर कर रहे हैं कि ये इस इलाके से घूम रहे हैं। अब यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ। जो हमारा ड्राइवर था गुजरात का, वही हमारा गाइड था कि ये इला क्योंकि मेरे लिए भी नई जगह थी वो, कि ये इलाका ऐसा है, ये इलाका ऐसा है, यहाँ पे ये कम्युनिटी है। वही हमको ब्रीफ उसी से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ कौन लोग रहते हैं, यहाँ किस तरह के लोग हैं। अचानक एक स्पॉट ऐसा आता है जो जो बड़ी सी सड़क थी, चौड़ी सी, वो छोटी हो जाती है, बहुत सकरी सी हो जाती है जाते-जाते, और एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर, आई थिंक सबसे पीछे क्योंकि हमारी गाड़ी थी, तो एक बड़ा-सा भगोना भगोना जिसके अंदर एक बड़ा-सा पत्थर रखा हुआ है, वो टूटता है साइड मिरर से और मेरी गोदी में गिरता है आके धड़ाक से। आप ऐसे मैं ऐसे बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ अपने कैमरामैन से, ये मेरे पीछे शीशा है, मेरे आगे ड्राइवर है, टाटा सूमो गाड़ी थी, और यहाँ से कुछ चीज़ टूटी, भड़ाक से गिरी आके यहाँ। मैं चौंक गया, क्या हुआ ये? अश्विनी हेलन ड्राइवर के साथ आगे बैठे हुए हैं और वो मुझे शूट कर रहे हैं। वो आगे, मैं पीछे, वो पीछे मुड़ के शूट कर रहे हैं। तो उनके कैमरे में सब कुछ दिख रहा है कि कुछ ये आगे रिकॉर्ड गिरा, हुआ? कोई पत्थर सी चीज़ आगे गिरी और बहुत तेज़ी से गिरा। मैं चिल्लाया, हाँ, क्या हुआ ये? पहली बार डर लगा। और ये ऑन कैमरा, ये ये ऑन रिकॉर्ड कैमरा है, हुआ ये है? आज तक के आर्काइव में आज भी होगी चीज़ें। ओके। और भगोने के अंदर एक बड़ा-सा पत्थर रख के फेंक के मारा किसी ने, क्योंकि हमारी गाड़ी सबसे आखिर में थी, तो शायद मारा किसी और को गया होगा, लगा हमको आके। चोट नहीं लगी, गनीमत है, सिर्फ हल्का सा खरोंच आई थी, काँच टूटा टूटा था आगे। पर वो अश्विनी ने बड़ी स्मार्टनेस दिखाई, उसने कैमरा बंद नहीं किया, पूरा रोल करते रहे। यही, अगर आप प्रोफेशनल कैमरामैन के साथ हो ना, तो आधा काम आसान हो जाता है। हम लोगों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और अश्विनी मुझे बोल रहा है, सुमित पूरी बात बताओ, पीछे से बोल रहा है, सुमित पूरी बात बताओ क्या हुआ। अश्विनी बीइंग अ सीनियर टू मी, और मैं फिर पूरा घटना इंसिडेंट बता रहा हूँ कि हम जुहापुरा के इलाके में हैं और जॉर्ज साहब की गाड़ी के पीछे हम जा रहे थे, आज तक की गाड़ी पे हमला हुआ। ये सब करते 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 एहसास ही नहीं हुआ, अचानक मुझे, हमको ऐसा, क्योंकि हम पीछे वाली गाड़ी थी, हमला हुआ था, ड्राइवर भी पैनिक में आ गया था, उसने स्पीड कम कर ली, बाकी गाड़ियां निकल गई, एएनआई की गाड़ी और आज तक की गाड़ी रुकी रह गई वहां पे। भीड़ ने घेर लिया, भीड़ आई, पहले एएनआई के दोनों अवधि को बाहर निकाला, कैमरामैन रिपोर्टर को, हम दोनों को बाहर निकाला, खड़ा किया, आई कार्ड्स देखे हम लोगों के, कर्फ्यू पास देखा, उसके बाद भी भरोसा नहीं हुआ। एएनआई के कैमरामैन से हमारे सामने कहा गया कि पैंट उतारो, और उसको चेक किया गया कि वो हिंदू है कि मुसलमान। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आज ये सोच के फिर। सुन और के ये मतलब वो पहली बार सिरहन हुई कि हम अपनी जगह पे, अपने देश में, अपने लोगों के बीच में ऐसे हम जज किए जाएंगे, हमारे साथ ये होगा। और बेचारा वो कैमरामैन तो काटो तो खून नहीं, यंग लड़का था बिल्कुल। और ये घटना मैंने अपने लाइव में कहीं बोली टेलीकास्ट में कि ये हुआ आज हमारे साथ। अब मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो उस वक्त तो आईटी सेल थी नहीं उस वक्त तो, लेकिन दिमाग तो था लोगों के पास, तेजी तो थी कि कैसे पॉलिटिक्स की जाती है। एक नेताजी ने उस मेरे उस वाक्य को
अपने 2 दिन के बाद जब उनका गुजरात दौरा हुआ, वो आए सो कॉल्ड पीस डेलीगेशन लेके, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस घटना को ऐसे बताया कि ये हो रहा है बीजेपी के गुजरात में, कि यहाँ पर लोगों की पैंट उतार के चेक की जा रही है, फला ढिमकाना। तो मैंने कहा देखो, हम तो अपनी जो रियल लाइफ इंसिडेंट देखा हमने, वो शेयर कर रहे थे, और नेता ने उसको यूज किया कैसे भड़काने के लिए कि ये ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के विरोधी पक्ष के नेता थे। अमर सिंह नाम उनका, स्वर्गीय अमर सिंह जी, जो अब नहीं है हमारे बीच में। और वो उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे कहा कि सुमित, एक बार वो घटना फिर से सुना दोगे क्या? मैंने कहा अरे अजीब बात कर रहे हैं आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है कि मेरी किस्सा सुनने आए? आप अपना बात करिए जो आपको करनी है। मतलब वो मेरे को मोहरा बनाना चाह रहे थे कि मैं बनाऊं और उसके बाद जो हो अपना एजेंडा चला सके। तो दैट्स हाउ दे यूज इट। पॉलिटिशियंस जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म की प्रजाति है। मैं तो सवाल ही भूल गया इसके क्यों खौफ। मैं पहुंच गया था वहां पर, मैं पहुंच गया कि गाड़ी में पत्थर आया है, और मतलब हैट्स ऑफ कि आप केप्ट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। हैट्स ऑफ टू योर कैमरामैन। हाँ बिल्कुल। कि भाई एज अ जर्नलिस्ट आपका ये फर्ज है कि भाई इन लोगों के बगैर हम अधूरे हैं सर। एब्सोल्युटली। मतलब हम तो केवल 20% 80% काम तो ये लोग करते हैं। बिल्कुल मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, और आप सभी को नमन है। हाँ, बिल्कुल। तो उस दिन क्या ये ख्याल आया कि नहीं अब बहुत हो गया ये थिंग? नहीं 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 नहीं, नहीं। सर मेरे मन में कभी ये ख्याल आता ही नहीं कि मुझे भागना है किसी चीज से। मतलब मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, पर ये लगता है ना कि दिस इज नॉट व्हाट वी साइंड अप फॉर। हाँ मतलब, पर फिर ये भी तो लगता है कि मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ होता, अगर मैं नहीं होता तो वहां कोई और होता, तो ये तो होना ही होना है। और हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? वो 2 दिन के बाद जब मैं गुलबर्गा सोसाइटी गया और जो देखा वहां का हाल था, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। फिर 3 दिन के बाद हम गोधरा गए, साबरमती एक्सप्रेस देखी हमने 5 या 6 तारीख को, जो डब्बे जले हुए थे S6 और S7। भरोसा नहीं होता था कि ये अपने देश में ऐसे भी चीज, मतलब मैं 99 में और 98 में मैंने शुरू किया काम, ये सब घटना 2001 की है। अपने करियर की शुरुआत में आप ये सब चीजें देख रहे हो, जब आप बिल्कुल ट्रेनी या कब या बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है आपके पास, और आपको समझ में आ रहा है कि किस दुनिया में आप आ गए हो। आपको कितनी मजबूती के साथ और कितनी ढिठाई के साथ काम करना पड़ेगा आगे जाके। ये भी क्या थॉट आया कि क्या हम इवॉल्व हो रहे हैं या एवोल्यूशन के उसमें साइकिल में पीछे की तरफ जा रहे हैं? ये तो रोज ही आता है और लगता है पीछे ही जा रहे हैं। पीटीएसडी की बात होती है फौजियों के लिए। अच्छा। कि पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि भाई वॉर से आते हैं लोग, तो बहुत काउंसलिंग मेंटल हेल्थ पे उनको फोकस किया जाता है। मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि उतना ही ट्रॉमा आप लोग भी झेलते हैं। और ऐसे ही एक और ट्रॉमा के बारे में बात करूंगा। 26/11 ने मुझे एज एन ऑडियंस, एज अ टीवी ऑडियंस, इतना स्कार कर दिया था, इतनी क्षति पहुंचाई थी कि मैं 2 साल तक ताज होटल के आसपास नहीं गया। इवेंट ताज होटल में मैंने नहीं अटेंड किया, क्योंकि मैं इस थॉट के साथ कि मैं उस होटल में जाके उन गोलियों के निशान कैसे देख पाऊंगा, मुझे अपनी हार लगती थी वो, कि मेरा देश थोड़ा सा यहाँ पर हार गया, और मुझे वो हार का प्रतीक लगने लगा। इट्स ट्रॉमा आई थिंक। आप लोगों ने तो वो सब अपने सामने होते हुए देखा, वो एक्सपीरियंस तो हम पूछेंगे। उसके बाद कितने दिनों तक जहन में रहा, या वो एक रह गया है, स्कार रह गया है अभी भी? नहीं, वो स्कार तो रह गया है। इनफैक्ट वो जो पूरी गुजरात राइट्स वाली जो कवरेज थी उस दौर में, उस वक्त 2-3 घटनाएं घटी। एक तो यही हुआ जो अभी मैंने बताया, पहले पत्थर लगना आगे, और फिर उसके बाद पैंट उतार के देखना, फिर गुलबर्गा सोसाइटी जाके देखना, फिर एक बार आप लाइव कर रहे हैं खड़े होके, तो पीछे से पब्लिक आपको पत्थर मार रही है, हूट कर रही है। मतलब वो लोग कैमरा देखते थे, आज तक के कैमरे को, और वो चाहते थे कि आप शूट कुछ ना करें। और वो हर तरह के लोग थे, दोनों तरफ के लोग थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी चीज सामने आए। तो मुझे ऐसा लगता है ना विजय भाई कि अगर आप ज्यादा पीछे के बारे में सोचेंगे तो फंसे रह जाएंगे चीजों में।
मेरा हमेशा से तरीका ये है कि मैं भूलता रहता हूँ, मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, मैं बांध के नहीं रखता हूँ। आपने आज याद दिलाया गुजरात की बात की, तो मुझे याद आई वो घटना, क्योंकि वो बीती है, आपने झेली थी, देखी थी। और वो मुझे उस कैमरामैन का आंसू नहीं भूलते हैं सर आज भी। और वो इतना बिलक बिलक के रो रहा था बच्चा बेचारा, मतलब अब आप सोचिए कि वहाँ कम से कम 200 आदमी की भीड़ खड़ी है और उसको नंगा कराया जा रहा है। और मतलब अब आप सोचिए अब क्या बीता होगा उस पे। वो इतने ट्रॉमा में कैसे बाहर निकला होगा, क्या हुआ होगा उस बच्चे के साथ, उसको सोच के इसलिए वो ज़हन पे छाप छोड़ गई है उस घटना की, कि ये सब हो रहा था, ये सब देखा है। और जब गोलियां चल रही थी बॉम्बे वाले, उसमें तो आप किस चीज़ को कवर कर रहे थे? वो यू नहीं, मैं बॉम्बे के टाइम पे मैं बॉम्बे में नहीं था, अच्छा, तो मैं दिल्ली में ही था। न्यूज़ रूम हम से आप न्यूज़ कवर रूम कर से रहे कवर कर रहे थे, हम नहीं थे वहाँ पे। बट उस समय न्यूज़ रूम से कवर करना कितना मुश्किल था? बहुत, मतलब उस वो पहला करगिल के बाद, करगिल के दौरान पे मीडिया की कवरेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि आपने अपने लाइव कोऑर्डिनेट्स बता दिए कि आप कहाँ पे हैं, और जिस वजह से कई आर्मी को नुकसान भी हुआ। जब बॉम्बे चल रहा था 26/11, तो हम लोग बहुत कॉशियस थे। मैं IBN 7 में था उन दिनों में, और 2008 की बात है। तो हम लोग बहुत कॉशियस थे कि हम कोई भी लाइव फुटेज ना दिखाएं। हम हर चीज़ को 5, 7, 10 मिनट डिले करके दिखा रहे थे, ताकि ये ना लगे कि इसी, क्योंकि ना कैमरे ऑन थे, आपको वहाँ बैठ के मॉनिटरिंग हो रही थी सीमा के पार, वो चैनल्स देख रहे थे वो लोग, वो फीड दे रहे थे उन लोगों को, बता रहे थे। जब जब बाद में चीज़ें खुली, तो इस बात का डर था हम लोगों के मन में भी कि पता नहीं कौन से चैनल पे क्या देख रहे हो, क्या बता दे। तो हम बाकायदा बड़ी बड़ी पट्टियाँ चला के बैनर लिख के ऊपर कि ये कुछ देर पहले का फुटेज है, ये लाइव तस्वीरें नहीं है। बहुत ही कॉन्शियसली उस वक्त काम कर रहे थे, ताकि किसी भी तरीके से अपने कमांडो ऑपरेशन को नुकसान ना पहुंचे, कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था ऑलरेडी। 2 दिन 3 दिन बीत गए थे उस घटना को। बट एज अ जर्नलिस्ट एंड एज एन इंडिविजुअल, उस समय इमीडिएट प्रतिक्रिया क्या थी? ये क्या हो गया, या ये नहीं होना चाहिए था, या एज अ जर्नलिस्ट सबसे पहले कि चलो ये बहुत बड़ी खबर है, लेट्स ट्राई एंड व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड एट दैट टाइम? इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज बताऊं, मैं जिस दिन ये घटना घटी 26/11 को, एक फंक्शन था यही नोएडा में, हम किसी शादी में थे मेरे ख्याल से। और जब ये खबर आई रात को करीब 10 बजे के आसपास कि बॉम्बे में गैंग वॉर हो गया है, पहली खबर ये थी। राइट राइट कि गैंग वॉर की खबर है, आपस में गोलियां चली हैं। तब भी हम लोगों ने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया कि हम तो नोएडा में, बॉम्बे में गैंग वॉर है। आधे पौन घंटे में खबर की इंटेंसिटी बिल्कुल बदल गई कि ताज होटल में गोलियां चली हैं। वो कौन सा कैफे है, नाम भूल रहा हूँ, लियोपोल्ड लियोपोल्ड। लियोपोल्ड में लोगों को कैप्टिव कर लिया, वहाँ पे बहुत से लोग मारे गए। तब समझ में आया कि नहीं, गैंग वॉर नहीं, कुछ और है। फिर आप न्यूज़ रूम भागते हैं। मैं नोएडा में ही था, नोएडा से भागे न्यूज़ रूम गए, और तब तक फीड भी आनी शुरू हो गई थी, बॉम्बे के रिपोर्टर्स एक्टिव थे पूरे। और फिर तो जो वो सिलसिला शुरू हुआ रात को 11:30-12 बजे से लाइव चलने का, वो चलता ही रहा हर न्यूज़ रूम में। आप बिल्कुल स्केलेटन स्टाफ में होते हैं, शाम को रात के टाइम टीम को इकट्ठा किया जाता है, लौटो, वापस आओ, खबर दिखानी है, फिर आप खबर पे रहते हैं। तो मतलब जब तक खबर डेवलप हुई, घंटे, 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर समझ में आ गया कि ये टेररिस्ट अटैक है, सी रूट से आए हैं, कितने लोग हैं नहीं पता। तब तक VT पे हो गया था कसाब वाली इंसिडेंट, कसाब को जहाँ पर गोली लगी बाद में, जिसे पकड़ा गया वहाँ से, वो मरीन ड्राइव के आगे, मरीन ड्राइव के आगे, चौपाटी चौपाटी के पास। हाँ। तो ये पूरी चीज़ें जब समझ में आई, और बॉम्बे के रिपोर्टर से आप बात कर, मुझे मेरी बॉम्बे की ज्योग्राफी खराब है, लेकिन जब बॉम्बे के रिपोर्टर्स ने बताया कि ये सर, ये बॉम्बे का बिल्कुल वो बॉम्बे है जो मेन बॉम्बे है, इसके अलावा बॉम्बे बाकी सब अब है, यही बॉम्बे है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। और कितने लोग हैं नहीं आइडिया, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से फुटेज, कहीं का CCTV फुटेज आ रहा है, कहीं का कोई आ रहा है, कुछ की कोई क्लिप आ रही है, कहीं कोई बॉडी पड़ी है, कहीं कोई ब्लड दिखाई दे रहा है, सड़क पे गोलियां चल रही है, बिल्कुल फिल्मी सीन। तो जैसा आपने पूछा ना कि ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, जाहिर तौर पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसे होगा, आप मतलब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है पूरी, किसी मनमोहन देसाई के ज़माने की फिल्में जो होती थी, जो आप इमेजिन नहीं करते थे कि गुंडा जो हवाई जहाज के रास्ते या पानी के अंदर से निकल के आएगा और
आपके शहर पे कब्जा कर लेगा। और वो हो गया कि 4-5-6 आदमी बोट में बैठ के आते हैं और आपके शहर में घुस जाते हैं और जो चाहे वो करते हैं। तो ये आप देख रहे थे, आप कवर कर रहे थे। फिर ताज जैसे होटल को कैप्टिव बना लेना, जहाँ पे दुनिया की, हिंदुस्तान की क्रीम थी। लैंडमार्क है वो कितनी फिल्में बन गई, हाँ। कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बन गई, अब तो आप देखिए। खैर, अगर ये थोड़ा देर और डिस्कशन किया तो मुझे पीटीएसडी के लिए जाना पड़ेगा किसी मुझे भी मेंटल लग रहा है। एक्सपर्ट। हम लोग आपके बचपन तक पहुंच गए थे। जी जी। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र है जो हम दोनों के बीच में कॉमन है। 2 बार आप एयरफोर्स सिलेक्शन में भी, मैं तो 8 बार एसएसबी रिजेक्ट हूँ, और उस 8 बार की एसएसबी रिजेक्ट ने मुझे शराबी अरबी बना दिया था। मतलब वो एक अलग कहानी है। आपकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। आपकी क्या कहानी है वो फौजी वाली? 2 बार मतलब एफएसबी आप गए, मतलब पायलट बनना चाहते थे आप? बिल्कुल। ओके, फाइटर पायलट। फाइटर पायलट। जीवन में एक ही चीज सोची थी मैंने कि अच्छा। हाँ, मतलब कुछ और पता ही नहीं था जीवन में कुछ और करना है। तो एनसीसी में एडमिशन हुआ। एनसीसी सी सर्टिफिकेट जब हुआ तो पता लगा कि सी सर्टिफिकेट होल्डर्स का डायरेक्ट एसएसबी हो सकता है। रिटर्न तो नहीं देना मैं पड़ता, यस। रिटर्न नहीं देना पड़ता है। मैं एयरविंग था हाँ, और उस एक उसके थ्रू गया। इनफैक्ट दोनों बार उसी के थ्रू गया। और इलाहाबाद में जो एसएसबी सेंटर है, जी, रिजेक्शन सेंटर है वो। तो वहाँ पहुँचे। और मतलब बहुत ही बेतुकी सी चीज़ है कि बड़ा सा हॉल था और मैं शायद सबसे पीछे, मेरा जो चेस्ट नंबर चेस था नंबर, जी जी। वो पीछे था, मुझे दिखा नहीं कुछ। मैं बता दूं कि जब आप एसएसबी देने जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और आपकी आइडेंटिटी होती है आपका चेस्ट नंबर जो दिया जाता है। तो आपको चेस्ट नंबर से जाना जाता हाँ बिल्कुल। तो हमारा नंबर पीछे था, हमको कुछ दिखा नहीं बोर्ड पे। तो हमने बेवकूफ़ी की, हम पीछे से उठे बगैर किसी को बताए, सबसे आगे आगे आके बैठ गए कि हमको देखना था कि क्या लिख रहे हैं माँ साहब। उन्होंने पकड़ लिया इस बात को। और मेडिकल पे गए तो पहला काम आंखों का दिखाया, तो चश्मा लगा हुआ है है। ओ, और ठीक ठाक। तो पहले तो ये हो गया कि आपने बताया नहीं, मिसलीड किया। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, मिसलीड नहीं किया, हमको अंदाजा ही नहीं था कि इतनी इतनी अच्छी विजन जरूरत चाहिए, है, हाँ हाँ। विजन चाहिए। तो एक तो वो रिजेक्शन हुआ। फिर उसी मेडिकल में मेरा नी नॉकिंग भी है। ओके। तो वो डबली हो गया तो खेल खत्म हो गया। तो जो पायलट बनना था और जो एनसीसी में हमने सेस्ना उड़ाया था और पैरासेलिंग की थी, बस वहीं तक फ्लाइंग रह गई। अब कमर्शियल फ्लाइट में बैठ के जाते हैं पीछे की सीटों पर 10-15-20 रो में। आपने इस फेलियर को आई थिंक स्पोर्टिंगली ले लिया। हाँ मैं नहीं ले पाया था। हाँ, आपकी कहानी सुनी मैंने वो ये सब। कैसे, मतलब वाज दैट मैच्योरिटी, और वाज देयर अ प्लान बी ऑलरेडी इन प्लेस, इसलिए उसको एब्जॉर्ब करना आसान हो गया, या ये सिर्फ एक करियर चॉइस थी जो नहीं मिली तो हम दूसरे करियर चॉइस की तरफ मुड़ गए? जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं किसी चीज से, मतलब मैं मायूस नहीं होता हूँ जीवन में। मुझे लगता है कि एक दरवाजा बंद हो रहा है तो एक दरवाजा खुल भी रहा है। अगर हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक थी कि उस वक्त के लिए समझ में नहीं आया कि अब क्या करूँ, क्योंकि आपने यही करना सोचा था जीवन में। और अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो वो एक ब्लैंक था, व्हाट नेक्स्ट नाउ। तब फिर ये हुआ कि पापा सिविल आईएएस है, इंफॉर्मेशन सर्विस में थे। तो आप यूपीएससी, पत्रकारिता की तरफ आ अच्छा जाइए। पता है, ओके। तो यूपीएससी नहीं आया बीच में कहीं? यूपीएससी आया, आया बिल्कुल आया आया। आया। यूपीएससी आया, यूपीएससी देने ही दिल्ली पहुंचे थे। अच्छा। लेकिन 2 महीने में समझ में आ गया यूपीएससी प्रिपरेशन में कि ये अपने बस की चीज़ नहीं है। कोचिंग में एनरोल किया? कोचिंग में एनरोल किया था, और राउस कोचिंग में, क्या बात है। राजेंद्र नगर में। हाँ, और मुश्किल से 3 या 4 दिन गया होऊंगा। उस भरी भीड़ में, छोटे से कमरे में, छोटे से हॉल में इतने सारे बच्चों को पढ़ते देखा। और सब्जेक्ट मेरा साइंस रहा जीवन में, मतलब 12th तक। और मैंने यहाँ पर आकर हिस्ट्री ले आपको लिया था। हिस्ट्री, हाँ। और हिस्ट्री छोड़ी थी क्लास 10th में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी साउथ कैंपस में एमए में एडमिशन लिया था हिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए। नहीं समझ में आई फ्रैंकली कि आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो आपको याद नहीं है, आपको चाइना की मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और ऊपर से चाइनीज नाम सारे ऐसे। तो मैं मुश्किल से 2 महीने भेजे भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे एहसास हो गया कि यार ये मेरे बस की चीज़ नहीं है।
मेरे जीवन का सबसे मात्र मेरा जो मेरे कह लीजिए आपकी प्रेरणा स्रोत कह लीजिए या पंचिंग बैग कह लीजिए, मैं पापा के पास आया, पापा से बोला कि पापा लगता गलती हो गई, इसमें नहीं आना चाहिए था, सब्जेक्ट गलत ले लिया, साइंस ही रखना चाहिए था, साइंस में ट्राई कर दिया। तो पापा ने कहा तुमको लगता है तुम कर सकते हो? तो मैंने कहा ईमानदारी से कहूँ बहुत मेहनत है, मेरे पास पेशेंस नहीं है इतना करने के लिए। मैं 24 घंटे किताब पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ किताब, किताब पढ़ना, कोचिंग करना। तो फिर क्यों मेहनत कर रहे हो? क्या अच्छा लगता है वो करो। फिर तीसरी चीज़ जो नैसर्गिक तौर पर आती थी वो था लिखना। हिंदी में लिख लेता था, साइंस का छात्र था, तो वहाँ से ये दिशा तय हुई कि आप ऐसी कोई जगह जा सकते हैं जहाँ पे आप लिखने का काम कर सकते हैं। तब तक भी पत्रकार बनना तय नहीं था। फिर जब एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है दिल्ली में, ICMR, जी। वो अंकल एक मेरे घर के पड़ोस में रहते थे, साइंटिस्ट थे, सीनियर साइंटिस्ट उसमें। वो लोग, उनका काम था वैक्सीनेशन डेवलप करना, अलग अलग बीमारियों के लिए रिसर्च करना। तो उनका उनका काम, वो कई बार मुझे साइंस का, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, तो कहते थे तुम हिंदी में ट्रांसलेट कर दो किसी आर्टिकल को जो वो लिखते थे। तो मैं कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वो काम उनके लिए कर देता था। तो उन्हीं अंकल ने मुझे कहा, जैन साहब थे, NC जैन अंकल, कि तुम चला करो मेरे साथ, ICMR में हमारी ऑडियो विजुअल यूनिट है, तुम देखो वहाँ कैसे काम होता है। तो वो मेरा पहला परिचय था कैमरे से, हाई बैंड कैमरा, VTR, और वो CCU केबल लगा के VTR को कंधे पे लेके घूमना। तो दैट्स हाउ आई इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और तब मुझे समझ में आया कि यार ये भी एक काम हो सकता है। उसी के साथ साथ तब पापा ने आइडिया दिया कि IIMC में एग्ज़ाम दो रिटन। तो वहाँ भी डबल फेलियर। IIM मतलब फेलियर की तो कमी नहीं है जीवन में। IIMC को 2 बार एग्ज़ाम दिया। मैं बता देता हूँ, IIMC for journalist is what IIM is to management aspirants. तो IIMC से भी आपको, हाँ, उस वक्त हिंदुस्तान में 2 ही IIMC सेंटर थे, एक दिल्ली में, एक उड़ीसा में, धेनकनाल में। अब तो शायद 12 या 15 हो गए हैं, कई सारे स्टेट्स में खुल गया है। तब 2 ही थे, और उनमें भी 2 ही कोर्स थे, एक इंग्लिश जर्नलिज्म, एक हिंदी जर्नलिज्म। तो 2 बार, हर बैक टू बैक 2 साल में दिया, और दोनों बार रिजेक्ट हुआ, दोनों बार इंटरव्यू लेवल पे आके रिजेक्ट हुआ। तो फिर भारतीय विद्या भवन में जर्नलिज्म की इवनिंग क्लासेस होती थी, तो दिन में ICMR में काम करना, वहाँ डॉक्यूमेंट्री के लिए शूट करना, स्क्रिप्ट लिखना, पोस्ट प्रोडक्शन में बैठना, एडिटिंग देखना, और शाम को 6:30 बजे आके 6:30 से 8:30 2 घंटे की वो क्लासेस अटेंड करना भारतीय विद्या भवन में। तो ऑफिशियली डिग्री जो मिली पत्रकारिता की, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म फ्रॉम भारतीय विद्या भवन, सरदार पटेल स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन उनका कहलाता है, वहाँ से हासिल हुई 1 साल के बाद। तो इस तरीके से हम पत्रकारिता में आए। तो 2 बार डिफेंस, 2 बार IIMC का रिजेक्शन साथ लेके, और यूपीएससी का 2 महीने में, 2 महीने का एग्जाम भी नहीं, फॉर्म भी नहीं भरा। पर कितने कमाल की बात है, सच एन इंस्पायरिंग थिंग फॉर पीपल हु आर वाचिंग। हम ना बड़े मायूस हो जाते हैं कि हमको जो चाहिए था वो नहीं मिला, और फिर हम एक्सप्लोरेशन छोड़ देते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। हमको जो लगता है कि हम उसके लिए बने हैं, उसके अलावा इतनी संभावनाएं हैं जिसको हम तभी फुलफिल कर सकते हैं जब हम एक्सप्लोर करें। सो दिस इज सच अ वंडरफुल लेसन दैट यू हैव जस्ट गिवन अस। एक बात याद आ गई मुझे, बच्चन साहब लिखते हैं ना, हरिवंश बच्चन साहब। जी 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 जी, अरे फेमस कोट है उनका, मेरा मंत्र है वो। हाँ, कि जो आपके मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो और भी तो और भी अच्छा, क्योंकि जब मन का नहीं होता है तो ऊपर वाले की इच्छा का होता है, और ऊपर वाले की इच्छा आपके लिए आपसे बड़ी और आपसे बेहतर ही होगी। मतलब लाइन तो है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, पर वो इंटरप्रिटेशन उसका यही है। और आप इसके बहुत बड़े प्रतीक हैं, आप और हम एक्चुअली दोनों ही। आप भी हैं, हम भी, हाँ, हम दोनों ही इसके बहुत, बट हमारे में फ़र्क ये है कि आपने बिना वो कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है, तो बिना हादसे के आपने ये बातें एक्सप्लोर कर करके सीख ली। इनफैक्ट
जी भाई, इस चीज़ को मैं सबको बोलता हूँ और हमको इनफैक्ट बताना भी चाहिए यंग जनरेशन को कि जीवन कभी है ना, बहुत कीमती चीज़ है जो हमको मिली है। और जीवन में आप जब आए हैं, इस दुनिया में जब आप आए हैं, तो आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। तो जब आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, तो आप अपनी मर्जी से जा कैसे सकते हैं? तो ये सोचिए कि रिजेक्शन हो गया है और मैं क्या करूं, और मैं फेलियर है, और मैं जो बच्चे कर लेते हैं या उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, बहुत दुख होता है देख के, बहुत अफसोस होता है देख के। फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति हर वक्त जीवन में असफलता देखता ही देखता है। और अब देखिए ना, अगर विराट कोहली की आज की तारीख में 14,000 रन हो गए हैं, तो ऐसी कितनी इनिंग हुई होंगी जब उसने अपनी इनिंग में 2, 5, 10 रन बनाए होंगे। वो छोड़िए, अभी 6 महीने पहले तक, 3 महीने पहले लोग कह रहे, लोग खून के प्यासे थे, हाँ, खून के दोनों प्यासे। आदमी के, रोहित और विराट के लिए कि भाई छोड़ दो अब, और रिटायर आजकल हो जाओ। दोनों ही हीरो हो गए और आज हैं, देखिए हम लोग फाइनल होने वाला है और इंतजार कर रहे हैं कि दोनों आदमी बढ़िया खेलेंगे। तो मतलब बहुत आसान है मायूस हो जाना, और बहुत मुश्किल है मायूसी में खुशी को ढूंढना। और जो व्यक्ति इस फॉर्मूले को सीख जाता है कि मुझे परेशान नहीं होना है, मुझे परेशानी को परेशान कर देना है, क्या बात है, तो बस क्या बात है। बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन अब वो ना रिटर्न सवाल भी ले लेता हूँ ताकि उसकी रीलें बन जाएं। लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है बात करने में। अर्ली लाइफ इज सो मच टू लर्न। अच्छा, एक और चीज़ आप बताइए, बड़े सारे लोग ना ग्लैमर के लिए आते हैं, पत्रकारिता उनको खींचती है क्योंकि उनको लगता है कि चेहरा दिखाई देगा। उनको थोड़ा रियलिटी चेक देना ज़रूरी है। बहुत। हालांकि अगर जिसने भी ये इंटरव्यू पूरा देख लिया, वो ये समझ जाएगा कि पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ खून और पसीना है। खून पसीना बेइज्जती, कई बार कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। और वो इतनी भी रोज़ी पिक्चर नहीं है जो आपको दिखाई देती है कि मेकअप लगा के कोई बैठा हुआ है और उसको बहुत सारी फैन फॉलोइंग मिल रही है। तो अगर आप पत्रकारिता में इसलिए आना चाहते हैं कि आप फेमस होना चाहते हैं, तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसलिए बिल्कुल मत आइए। हाँ, अगर खून पसीना बहाने की कुव्वत है तो ज़रूर, और सुमित सर की जर्नी सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर। इनफैक्ट आपने बड़ी अच्छी बात की विजय, मैं इनफैक्ट बोलना भी चाहूँगा यंगस्टर्स के साथ। आज की दर्शकों से अगर हम पूछें कि आप टीवी जर्नलिज्म के हिंदी, इंग्लिश, एनी 10 नाम बताइए जिनको आप पहचानते हैं, तो नाम वही याद आएंगे जो आज से 20 साल पहले आते थे टीवी। आज के दौर के अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मुझे पिछले 5 साल के 5 नाम भी बता दीजिए, तो आपको सोचना पड़ेगा। आपको शायद 1 या 2 या 3 नाम के बाद नाम भूल जाएंगे आप कि यार ये लोग कहाँ हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो पत्रकारिता हो रही है, खासकर जो टीवी जर्नलिज्म हो रहा है, टीवी न्यूज़ रीडिंग जो हो रही है, वो दरअसल पत्रकारिता बची नहीं है। उस ज़मीन पे जाके तो लोगों ने अपने आप को इवेल्युएट किया ही नहीं है कि आप जब ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं तब क्या होता है। जब तक आप स्टूडियो में रहेंगे, हर 2 घंटे 4 घंटे में एक नया एंकर आएगा, आपको रिप्लेस करेगा, फिर आप उसको रिप्लेस कर देंगे अगले दिन, इट्स लाइक दिस। तो वो साइकिल है, और हर चैनल, हर एंकर, उनका आप प्रेजेंटेशन देख लीजिए, उनका वे ऑफ स्पीकिंग देख लीजिए, चैनल की अपनी लुक देख लीजिए, उनके ग्राफिक्स देख लीजिए, उनके कलर स्कीम देख लीजिए, सब एक जैसा हो गया है। तो ऐसा लगता है कि सब कॉपी कैट्स हो गए हैं, ओरिजिनलिटी खत्म हो गई है। और जब तक कोई भी व्यक्ति जिसको अपनी पहचान बनानी है, जो बात आप कह रहे थे जिस पे मैं आ रहा हूँ, अगर आपको इस फील्ड में पहचान बनानी है तो आपको ओरिजिनल रहना पड़ेगा। आप कॉपी नहीं कर सकते कि उस एंकर ने ऐसा पहना था तो मैं भी ऐसा पहनूंगा, वो एंकर ऐसे हाथ हिला के बात करती है तो मैं भी ऐसे हाथ हिला के बात करूंगा, वो ऐसे करके बात करता है तो मैं भी ऐसे करूँ। वो उसकी यूएसपी है। आप उसको मजबूत कर रहे हैं। हाँ। अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। आपको अपनी यूएसपी ढूंढनी पड़ेगी अगर आप पत्रकारिता में आना चाहते हैं। तो फाइंड योर स्वीट स्पॉट, फाइंड योर यूनिकनेस। संपत सरल जी कहते हैं कि पत्रकारिता को मोमबत्ती की तरह होना चाहिए जो समाज में रोशनी फैलाए, पर वो आजकल अगरबत्ती की तरह हो गई है जो सत्ता के लिए जल रही है।
अग्री सही। करते हैं आप, या ये भी फिनोमिनन आपको लगता है कि हमेशा से था, अब सामने ज़्यादा आ रहा है क्योंकि अब मीडियम्स बहुत सारे हो हमेशा से था। अब ज़्यादा सामने आ रहा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अब कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाके चीज़ें हो रही हैं, जो आपको सत्ता के करीब लेकर जा रही हैं, पत्रकारों को। बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा और मैं इस चीज़ को कहना भी चाह रहा था। मेरा ये फर्म बिलीव है विजय भाई, कि जैसे डॉक्टर शपथ लेता है मेडिकल प्रोफेशन में आने के पहले, जैसे वकील शपथ लेता है, ऐसे हम पत्रकारों को लिखित में एफिडेविट देना चाहिए कि हम आजीवन किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, ना ज्वाइन करेंगे, ना उनके थिंक टैंक का हिस्सा बनेंगे, ना आईटी सेल के पार्ट बनेंगे, ना प्रोपेगेंडा ना फैलाएंगे। प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। अगर ये चीज़ें मैंडेटरी हो जाए, सोचिए, मैं कितने अपने साथी दोस्तों को जानता हूँ, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, जो इस वजह से इस प्रोफेशन में है कि उनको कुछ सालों के बाद किसी इलाके में कोई पॉलिटिक्स करनी है। वो बाकायदा सोच के आए हैं जर्नलिज्म में कि 3 साल ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 4-5 साल छात्र राजनीति करेंगे और उसी के साथ कोई चैनल ज्वाइन कर लेंगे, और चैनल ज्वाइन करते करते कॉन्टैक्ट बन जाएंगे, यहाँ वहाँ एंट्री मिल जाएगी, और फिर तब तक मेरे अभी इस वक्त जो मेरे इलाके का विधायक या सांसद है वो इतना बुजुर्ग हो जाएगा, और ये इलाका तो फला जाति बहुल है, मैं उस जाति का हूँ, और तब तक अपन काम करेंगे और फिर अपन अपने लिए पुश करेंगे। ये आज आदमी प्लान करके आ रहा है इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में, कि उसको कल नेतागिरी करनी है। करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप अच्छे नेताओं की सख्त आवश्यकता है इस देश को, पर इस प्रोफेशन को बदनाम मत करिए। जब आप कंधा, सीढ़ी ना बनाइए। आप इसको सीढ़ी बना ले रहे हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे, आप तो आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग फिर उसके बाद सफाई देते फिरते कि नहीं हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है। किसी की फैलाई गंदगी हाँ, किसी और को साफ करनी पड़ रही है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा हुआ है इस प्रोफेशन के साथ। जो लोग नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा में, मैं ऐसे भी कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो नॉमिनेट हुए हैं, उनका भी पूरा सम्मान है। पर वो नॉमिनेट होने के बाद जो एक 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 कर्तव्य होता है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जब तक आप उस रोल में हैं तब तक बहुत अच्छा है। लेकिन वंस यू आर नॉमिनेटेड बाय एन एक्स गवर्नमेंट और फिर आप उसी की तरफ से बैटिंग करने लगे हाउस के अंदर जाके, तो वो भी ठीक नहीं है। आपको वहां पर भी, राज्यसभा के अंदर आकर भी, आपके पास वो जो पत्रकारों की जो एक बुद्धि होती है, विवेक होता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकें। अगर आप वो कर रहे हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है, नहीं तो आप दूर रहिए। एजेंडा नहीं चलाइए। अब रील के सवाल पूछ जी। लेते हैं। हाँ, एंकरिंग फेलियर स्टोरी। अब 28 साल का करियर, जी, फौपा तो बहुत हुए होंगे, बहुत। है ना? कुछ अगर हम बता सकें कि कुछ मज़ेदार, कुछ ऐसा जो जान पे बनाई मतलब नौकरी जाते जाते रह गई, कुछ ऐसे जो बहुत ही हास्यास्पद, और कुछ ऐसे जैसे मेरे साथ एक बार, मैं रेडियो में था जब, तो हमें संडे आफ्टरनून शो मिला था, हम रिकॉर्ड करते थे और अपलोड करते थे, 2 लोगों की टीम थी। मैं रिकॉर्डिंग कर देता था और वो एडिट करती थी और अपलोड हो जाता था। मैं सुन भी लेता था। एक बार हमने नहीं सुना तो वो अनएडिटेड चला गया, जहाँ पे हम बातें भी कर रहे हैं, अरे यार बहुत थक गए हैं, आज नहीं, संडे का डेड स्लॉट दे रखा है हमें। ये सारा चला गया ऑन एयर। तो ऐसे किस्से भी, और ऐसे किस्से जो विस्फोटक हो गए हों, जिसमें होता है ना कि हार्ट सिंक्स, कि भगवान अब तो गई नौकरी। नहीं, कम से कम अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, टच टच वुड। लेकिन हाँ, फनी इंसिडेंट हुए हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आज तक में एंकरिंग कर रहा था। जी। हमारी चेन्नई में रिपोर्टर थी, जयश्री नाम है उनका, सीनियर कलीग है मेरी। अब वो भी आई थिंक इस प्रोफेशन से दूर है, कुछ और काम करती हैं। किसी बात पर कोई लाइव ब्रेकिंग सिचुएशन थी, और जैसे हम लोग ईयरपीस से कनेक्टेड होते हैं, तो मुझे पीसीआर से बोला गया स्टूडियो डायरेक्टर के द्वारा कि जयश्री मैम फ़ोन पे, आप फ़ोन ले लीजिए उनका। तो हड़बड़ी में, क्योंकि आप पैनिक में थे और जल्दबाजी में आप बोल रहे हैं, तो आपने कहा कि यार हमारे साथ अब हमारे साथ चेन्नई जुड़ गई जयश्री से। और उस वक्त नया नया नाम चेन्नई हुआ था। अच्छा, तो चेन्नई बोलने का प्रेशर बहुत था कि मद्रास नहीं बोलना है, चेन्नई बोलना है। तो मुंह से वो निकला।
तो उसके बाद कान में गाली पड़ी पीसीआर से, अरे उल्टा बोल गए, ठीक से बोलिए। और वो जयश्री भी आज भी याद रखती हैं, जब भी हम मिलते हैं बात होती है तो याद है मैं जयश्री हूँ, गलती हो गई थी। एक वो इंसिडेंट है एंकरिंग का। दूसरा एक जो इंसिडेंट जो वही प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात, कल्पना चावला की घटना जो हुई थी, कोलंबिया स्पेस शटल का जो क्रैश हुआ, मैं एंकरिंग कर रहा था। आज तक की बात है, माहौल पूरा इंडियन विमेन ग्लोरी को अचीवमेंट के तौर पर पेश करने वाला पूरा तैयारी थी कि करनाल की लड़की नासा में जाती है, सिलेक्ट होती है, पहली महिला एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में है, और वो सफल दौरा करके लौटने वाली है। तो आज तक ने लंबा चौड़ा इंतज़ाम किया था उसकी कवरेज का। एक ओबी वैन उसके घर पे पेरेंट्स के साथ, एक ओबी वैन उसके स्कूल में, हम लोग लाइव कर रहे हैं, नासा से लाइव है, कुछ साइंटिस्ट स्टूडियो में बैठे हुए हैं जो हमको ब्रीफ कर रहे हैं। और पूरा माहौल में ये था कि जुबिलिएशन है, उत्साह है, दिवाली का माहौल बना देना है, आज का दिन है। आई थिंक फरवरी मार्च का ये महीना था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। और प्लान बी की तैयारी थी नहीं, ये सोचा नहीं था कि कोलंबिया क्रैश भी कर सकता है। और आप लाइव करने बैठे हुए हैं और अचानक से जो फीड दिख रही थी नासा की आते हुए एपीटीएन के थ्रू, वो फीड आनी बंद हो जाती है और आपके कान में सिर्फ एक लाइन है, स्टूडियो राइटर बोल रहा है कि सुमित संभालो संभालो संभालो, फीड नहीं आ रही है, हमको नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन इसी माहौल को रखो, इसी माहौल को रखो। और उत्साह का माहौल है, और हमको पता है कि उसके माँ बाप घर बैठ के देख रहे हैं, वो हमारे टीवी के थ्रू, आज तक के थ्रू इस इंसिडेंट को देख रहे हैं। और वहाँ पर हमने पूरा अपना बड़ी वाली डिश, वो बड़ा वाला स्क्रीन लगा के उनको दिखा रहे हैं, आज तक पे ही चल रहा है। और 2-3 मिनट के बाद वही उदय शंकर कान में, सुमित रिएक्शन चेहरे के चेंज नहीं होने चाहिए, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। शायद क्रैश हुआ है, फीड कनेक्टिविटी अब तक नहीं मिली है। एक स्टिल आया है जिसमें कुछ पार्ट निकलते हुए दिख रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, वो कान में अपनी बात कह रहे हैं, मैं अपना बोल रहा हूँ कि कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट की संपर्क हो सके, कहाँ चला गया है, सब चीज़ें, ये सब आज तक के आर्काइव में होंगी सब चीज़ें। और अब उसके बाद अब धीरे धीरे मेलो डाउन करना है, जुबिलिएशन नहीं होगा। मैं स्क्रीन से सारे ग्राफिक्स हटा रहा हूँ, जब हम लोग पटाखे चलाते हैं, दाएं बाएं चलाते हैं, वो सब चीज़ें हटा रहा हूँ, ट्रांसलाइट मूव कर रहा हूँ। अब संभाल लो। अब आपके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। ये मतलब ये मैं बाद में बताऊंगा उसका उसका पोस्टमार्टम। और फिर आप उस पूरी घटना को मैनेज कर रहे हैं कि अब कल्पना चावला, शुरू में आप अनभिज्ञ हैं कि है कि नहीं है, फिर जब वो विजुअल आने शुरू होते हैं, वो दिखता है कि कोलंबिया चॉप ऑफ होता जा रहा है, धीरे 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 तस्वीरें आपको दिख रही हैं स्क्रीन के ऊपर। पर आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो चली गई है, कैसे कहेंगे आप, पर आप जानते हैं कि वो चली गई है, क्योंकि तो प्लेन है, स्पेस क्राफ्ट है जो आपके सामने टुकड़े टुकड़े होके गिर रहा है। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऑफिशियली बोल दे आपको, आपके ऊपर ये ब्लेम ना है कि आपने वो चीज़ बोली, क्योंकि हम जो देख रहे थे, हम सीएनएन को देख रहे थे, हम एपीटीएन को देख रहे थे, वहां से हमको तैयारी मिल रही थी फीड। तो आप जो उत्साह में थे और उत्साहित थे, और कुर्सी से बल्लियां उछल रही थी आपकी, और इतना बड़ा अचीवमेंट है, कल्पना चावला ने क्या कल्पना की उड़ान भरी है, बड़े बड़े एडजेक्टिव्स लेके आप बैठे हुए हैं, अचानक से सब चीज़ें बदल गई। खुशी का माहौल मातम में बदल गया। माँ बाप देख रहे हैं, रिपोर्टर वहाँ खड़ी हुई है, उसको बताना है कि माँ बाप को संभाले। वो जो अचानक से वैक्यूम आया ना, खालीपन, कालापन, तो इस एंकरिंग में ये सब चीज़ें भी दिखाई हैं इस प्रोफेशन में। बाद में जब पोस्टमार्टम होता है ऐसी घटनाओं का, अब जब भी मैं न्यूज़ मैनेजमेंट की या न्यूज़ प्लानिंग की बात करता हूँ, तो विजय भाई मेरी ये सबसे बड़ा तवज्जो होता है कि प्लान बी क्या है अपना। प्लान ए तो हो जाएगा, आपका इतना डिप्लॉयमेंट है, एंकर बैठे हुए हैं, रिपोर्टर ग्राउंड पे लगे हुए हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, आप लोग मैनेज कर लोगे। बट अगर ये एक भी पत्ता नहीं चला तो तब क्या? तो प्लान बी हैज़ टू बी प्रूव सॉलिड। और प्लान बी का यूटिलाइजेशन शायद साल में एक ही बार होगा, या जीवन में एक ही बार होगा।
पर उस वक्त आप फेल नहीं होने चाहिए। उस घटना से सीखा था, कल्पना चावला से। पर कुछ किस्से और जानना चाहूंगा स्पेसिफिकली जोशी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, जी जी जी। उनके साथ क्या अनुभव रहा और क्या था वो किस्सा? मेरे लिए तो वो अनुभव बहुत अच्छा रहा, जी, जी। उनके लिए शायद बहुत खट्टा रहा। मैं 2014 का जनरल इलेक्शन था। मोदी जी बीजेपी के स्टार चेहरे थे, उनके नाम पर, उनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। और यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी ने जनवरी 2014 में दिल्ली में विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑलमोस्ट कह दिया था कि भैया वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उसका इंटरप्रिटेशन हम लोगों का ये निकल चुका था कि भाई ये तो हारा हुआ चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इन द मीन टाइम अरविंद केजरीवाल का फिनोमिना, अन्ना अन्ना आंदोलन, ये सब चीज़ें 11, 12, 13 में हुई थी। उस बैकड्रॉप में चुनाव चल रहा था। मैं जी न्यूज़ में था, हर रोज़ एक शो करता था। यूपी के 80 के 80 लोकसभा सीटों मुझे कहा गया था कि आपको हर 80 दिन तक एक सीट पे रोज़ जाके आपको एक शो करना है। तो हम शाम को 8 से 9 लाइव शो करते थे और रात को उसी जगह रुके। सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे चले नए डेस्टिनेशन पे। आसपास शहर हैं, 100, 150, 200 किलोमीटर चलना पड़ता था, नई जगह आप पहुँच जाते थे। वहाँ रुके, दोपहर में पहुँचे, गेस्ट लाइनअप किया, बुलाया लोगों को और शाम का शो किया। ये रूटीन चल रहा था कई दिनों से। उसी उसमें हम कानपुर पहुँचे। अब क्योंकि आपने मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लिया है, कानपुर हमारा होम टाउन, आपका शहर है कानपुर। और कानपुर में जोशी जी उसके पहले बनारस से सांसद थे। तो बनारस पर मोदी जी का तय हो गया था कि वो लड़ेंगे। तो मुरली मनोहर जोशी जी बनारस छोड़ के यहाँ पहुँचे थे कानपुर। मोदी जी को एक्सेप्टेंस को लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप में उस वक्त भी रेजिस्टेंस था। एक्सेप्टेंस फ्रॉम बनारस और एक्सेप्टेंस अमंग द पार्टी की ये हमारे लीडर होंगे। अच्छा अच्छा। मतलब वो भी अपने आप में पूरी कहानी है। बीजेपी के लोग जो कवर करते हैं वो जानते हैं कि सुषमा जी ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया था, अडवाणी जी ने प्रोटेस्ट किया था जब पार्टी ने, लेकिन जब पार्टी संघ सब ने मिलकर तय किया सितंबर या अक्टूबर 2013 में कि 14 के इलेक्शन में ये चेहरा होंगे, क्योंकि 7-8 महीने पहले उनको अनाउंस कर दिया गया था। टॉप लीडरशिप आप कह रहे हैं कि हाँ, वो रेजिस्टेंस था कि तो। लेकिन अब मोदी जी थे, 10-11 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके थे गुजरात में। उनका अपना तरीका था काम करने का, अपनी स्टाइल थी काम करने की। तो मुरली मनोहर जोशी जी कानपुर के उस दौरे में हम कोशिश करते थे अपने उस डिबेट शो में, जो भी चारों बड़ी पार्टियां यूपी की हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा और भाजपा, इनके जो कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको मंच पे लेके आए। और अगर वो खुद नहीं आ सकते हैं तो उनका क्लोज रिलेटिव आ जाए, फैमिली मेम्बर आ जाए, पिता है तो बेटी आ जाए, बेटा है तो भाई आ जाए, सो दैट बड़ा अच्छा डिबेट हो जाए। और पब्लिक डिबेट का मंच था, ऑडियंस के बीच में डिबेट होता था, लाइव चलता था। कानपुर में दिक्कत आई कि मुरली मनोहर जोशी जी क्योंकि बहुत सीनियर नेता रहे, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके थे, तो उन्होंने मना किया कि भाई मैं तो आता नहीं उस तरह के शो में और मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने साफ साफ उनकी टीम ने मना कर दिया। अंत में बहुत परसुएंस के बाद ये हुआ कि आप हमारा इंटरव्यू कर लीजिए आके। तो ये हुआ कि आप हमारे घर आ जाइए, मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लीजिए 1 to 1 बेस से हमारा बैठे। मैं ठीक है, कर लेते हैं भाई, बड़े नेता हैं, इतना एडजस्ट कर लेते हैं। उन्होंने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव डिबेट के लिए बोल दिया कि बीजेपी की तरफ से वो आएंगे। तो जिस दिन डिबेट होना था शाम को, उस दिन मतलब आज रात को 8 बजे डिबेट रिकॉर्ड लाइव जाना है, तो शाम को 3 या 4 बजे मैं उनके घर पहुंचा उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए। उस इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे सवाल हुए जिससे उनको परेशानी हुई। सवाल क्या थे विजय भाई? मैं जब पहुंचा अपने होटल से उनके घर तक कानपुर में, हम जैसे मैंने कहा सुबह हम कानपुर पहुंचे थे, कानपुर के जितने मैंने पोस्टर बैनर देखे उनके इलाके में, एक बार भी मोदी जी की फोटो नहीं थी। मैं कई बार बोल चुका हूँ इस किस्से को। और खासकर जैसे जैसे मैं उनके घर की अप्रोच की तरफ, उनकी गली की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो वो फोटो मुरली मनोहर जोशी जी की बड़ी होती जा रही है और वही दिख रहे हैं हर जगह। तो आप एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, आप देखते पहुंच रहे हैं कि बीजेपी का जो प्राइम मिनिस्टर का फेस है उसका पोस्टर ही नहीं है, और दोनों के पोस्टर एक भी साथ में नहीं दिखा, ना जोशी जी और मोदी जी एक साथ हों।
तो उसी बातचीत के दौरान जब 4-5 सवाल हो गए तो मैंने पूछा कि ऐसे ही बातों-बातों में बहुत ही कैजुअली कि जोशी जी आपकी गली में कोई मोदी जी का फ़ोटो नहीं देखा मैंने, कोई पोस्टर नहीं लगा है। तो बोले मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी सीट है तो मैं। तो उन्होंने पहले जवाब भी दिया। तो मैंने कहा नहीं मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अखबारों में भी पढ़ रहा हूँ मैं कि शायद आप जहाँ मंच पे भाषण देते हैं, वहाँ पर भी मोदी जी की फ़ोटो नहीं होती है, कमल का फूल होता है और आप होते हैं। तो जब मैंने दोबारा पूछा तो शायद थोड़े से वो रिलक्टेंट हुए। फिर मैंने तीसरी बार तब तक मुझे समझ में आया कि शायद ये अनकंफर्टेबल हो रहे हैं इस सवाल को लेके। तो मैंने कहा कि आपको क्या शिकायत क्या है मोदी जी से? अब तो बीजेपी के चेहरा हैं, आप अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, पार्टी अनाउंस कर चुकी है। तो आपके मन में कोई उनको लेके सवाल है क्या? उनको नहीं बनना चाहिए क्या? कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। ये सवाल क्यों रिकॉर्ड किया? कैमरा बंद करो। तुरंत कैमरे की तरफ देखिए तो 2 कैम शूट चल रहा था। तो जो कैमरा उनके चेहरे के सामने था, उन्होंने वो डाँट के तो बंद करा दिया। पर जो उनके पीछे था, जो मेरे चेहरे की तरफ था, वो कैमरा रोल हो रहा था। तो उनका ये कहना कि कैमरा बंद करो, सवाल नहीं होगा, तो कैमरामैन ने बंद कर दिया। मैंने कैमरामैन की तरफ पीछे देखा तो उसने मुझे इशारा किया कि चल रहा है। तो मैंने कुछ उसको मना नहीं किया, चलने दिया। जोशी जी बोले उसके बाद कि देखिए अगर आप बार बार मोदी जी पे सवाल करेंगे तो मुझे आपका इंटरव्यू नहीं देना है, आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा मैंने क्या गलत सवाल पूछा? बोले नहीं सवाल कुछ भी हो लेकिन मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, आप तीसरी बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो मैंने कहा तो सवाल पूछना मेरा काम है, आप जवाब मत दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। बोले नहीं नहीं ये आप जानबूझ के तुम बदमाशी कर रहे हो और मैं तुम्हें शिकायत करूंगा सुभाष चंद्रा से। उन्होंने जी के मालिक का नाम लिया। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं मेरे मित्र हैं अच्छे। तो मैंने कहा सर मेरे बॉस हैं, मेरे मालिक हैं, आप कह सकते हैं, उनसे शिकायत कर सकते हैं। ये सब दूसरे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। एक कैमरा बंद हो गया है जिसमें उनकी पीठ है, उनकी आवाज़ है, माइक निकाल के उन्होंने टेबल पे रख दिया है, मेरा माइक मुझे लगा हुआ है मेरे शर्ट में और मैं उनके बगल में बैठा हुआ हूँ। ऑडियो आ रहा था, इतना ऑडिबल था कि समझ में आ रहा था। तो मैं शिकायत करूँगा। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, तुम एक काम करो इस सवाल को तुम ऐसे पूछो। तब उन्होंने ऐसे हाथ रखा मेरे इस पे कि ये सवाल तुम ऐसे पूछ लो। तो मैंने हाथ उठाया उनका, खड़ा हो गया। कहता सवाल क्या पूछना है ये आप नहीं बताएंगे, सवाल मैं तय करूँगा, जवाब क्या देना है ये आप तय करेंगे। तो ये आप मत बताइए मुझे कि मुझे कैसे सवाल पूछना है, आपको इंटरव्यू नहीं देना है मत दीजिए, इसके बारे में रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं तुम तो, जैसे ही उनको लगा कि मैं नाराज़ हो गया हूँ, जब तक उनको लगा कि मैं डोसाइल हूँ तब तक वो मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करते रहे। लेकिन जैसे ही मैंने पलट के कहा कि मुझे ये नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद। अरे अरे रुको रुको रुको, बैठो बैठो, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, युवाओं में खून गर्म होता है, ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करता हूँ, इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं कहा नहीं सर, अब अगर होगा तो वहीं से शुरू होगा जहाँ पे रुका था। नहीं 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 करेंगे, कुछ करते हैं कुछ करते हैं। फिर बिठाया मुझे अपने पास, पुचकारने लगे, अरे सुभाष मेरा बचपन का दोस्त है, उससे हमने क्या क्या अच्छे वक्त साथ में बिताया है, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी। मैंने उसके बाद इंटरव्यू तो नहीं हुआ, वो उन्होंने बुलाया, चाय वाय पी, निकले। मैंने सुधीर चौधरी हमारे संपादक थे, सुधीर को मैंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसी घटना घट गई है, क्या करूं, मैं भेज रहा हूं क्लिप को, आप देख लीजिएगा। तो सुधीर ने कहा फीड अपलिंक करो, हम देखते हैं। फीड अपलिंक हुई, दफ्तर में पहुंची होगी। सुभाष जी उन दिनों विदेश यात्रा पे थे कहीं, तो वो डिफरेंट टाइम जोन में थे, तो वो क्लिप उन तक उन्होंने शायद वो रात को देखी। जैसे हमने दोपहर में 4 बजे करीब वो क्लिप भेजी, 5 बजे करीब, तो उन्होंने 1:30, 2, 2:30 बजे रात को देखा होगा। मुझे अच्छे से याद है, मैं कानपुर में अपना शो वो करके शाम को रात को सो रहा हूँ, अचानक फ़ोन बजा मेरा, सुधीर का फ़ोन था, 2, 2:30 बजे रात को। सो रहे हो क्या? मैंने कहा जी। सोना मत, बॉस फ़ोन करेंगे, 2 मिनट के बाद बात कर लेना उनसे, तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं जग गया, फ़ोन आया सुभाष जी का, क्या हुआ? मैंने पूरी घटना उनको ब्रीफ की जो था उसके अंदर। तुमने फिर क्या किया? मैं कुछ नहीं सर, नमस्ते करके चला आया हूँ, इंटरव्यू अधूरा है, शायद आपने क्लिप देखी होगी, टेप मैंने भिजवा दिया था दिल्ली, फीड आपके पास है, क्या चाहते हो? मुझसे पूछा। मैं सर खबर दिखाना चाहता हूँ, नेता ने सरेआम मुझे कहा कि सवाल मत पूछो, और मुझे लगता नहीं कि सवाल में कुछ गड़बड़ी थी, सिंपल सा सवाल था कि भाई आपकी मोदी जी के साथ फ़ोटो क्यों नहीं है, आप मोदी जी के साथ मंच क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? और हम सब जानते हैं कि वो मोदी जी के नाम को लेकर रिलक्टेंस था उनमें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे वक्त दो, फ़ोन रख दिया।
अगले दिन अब ना हो, ये दोपहर के रात के 2-3 बजे के बाद ख़त्म हुई, अगले दिन 3:30 पौने 4 बजे मैं कानपुर से निकल के आई थिंक लखनऊ के रास्ते में जा रहा हूँ। फ़ोन आता है मेरे असाइनमेंट से जी से कि 5 मिनट के बाद तुम्हारी खबर ब्रेक कर रहे हैं, जहाँ हो ओबी वैन को साथ बुलाओ, खड़ा करो, लाइव चैट लेंगे और 4 बजे का बुलेटिन तुमसे ही खोलेंगे, जो घटना घटी है पूरा बताना जैसे होगा। तो मैं सकपका गया एकदम से। अच्छा, मेरा ये था कि मैं नई डेस्टिनेशन जब पहुंचता था तो वहाँ जाके फ्रेश होता था, क्योंकि शाम का शो करना होता था। तो मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मैंने ट्रैक सूट पहना हुआ था, अचानक कहा गया कि कर लो ये, और मैं कहा चलो ठीक है करते हैं। मैंने सुधीर जी को फ़ोन किया कि क्या करना है, तो तुम्हें तो लाइव करना चाहते थे ना, अब खबर जा रही है, लाइव जाओ 4 बजे। मैंने कहा सर मैं तैयार नहीं हूँ, मैं टी-शर्ट ट्रैक में हूँ और सड़क पे हूँ बिल्कुल, और होटल पे चेक इन भी नहीं किया है। करो ना यार, हमको लाइव से मतलब है, हमको तुम्हारे कैप पहनने से मतलब नहीं है। तो फिर वो खबर ऑन एयर गई, और ऑन एयर गई तब से लेके और आज तक 11 साल हो गए हैं, जोशी जी से मेरी दोबारा बातचीत नहीं हुई है। इसे कहते हैं वो क्या, प्रोफेशनल हैज़र्ड्स। हाँ। पर प्रोफेशनल हैज़र्ड्स में एक और चीज़ आती है कि कई बार पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो जाती हैं और उनको आप जाहिर भी नहीं कर सकते। आप एक अभिनेता की तरह हो जाते हैं उस समय, कि अंदर कुछ भी चल रहा हो, जो इमोशन कहा गया है वो पोर्ट्रे करना है, या जो खबर है उसको उसी तरह सुनाना है। कोई ऐसा वाक्य पर्सनल लाइफ का जो जिसने झकझोरा हो? मतलब कई बार लगता है कि आप क्यों लाइव हैं, आप क्यों लाइव में अचानक उठ के जा नहीं सकते हैं। जैसे अभी और हम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ इवेंचुअलिटी हो जाए तो हम रिकॉर्डिंग बंद करके आपस में बात कर सकते हैं, फ़ोन अटेंड कर सकते हैं। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, आज तक का स्टूडियो था, मेरे पास मेरे कज़िन का फ़ोन आया, मेरे अपने बड़े क्लोज़ है मेरे भाई, और उन उन ये बात वो पता थी कि मेरा इस वक्त बुलेटिन होगा, क्योंकि हम लोग रोज़ बात करते हैं। तो मैंने अचानक बीच बुलेटिन में उनका फ़ोन आते देखा तो मैं सकपका गया। तो इस टाइम पे क्यों फ़ोन कर रहे हैं, मैंने नहीं उठाया। हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसके बीच में जब स्टोरी चलती होती है तो वो एक गैप था मेरे पास, मैंने एंकर लिंक पढ़ा, स्टोरी प्ले हुई, भैया के 2 कॉल आ चुके थे, मैंने कॉल बैक किया तो कान में रोने की आवाज़, और भैया के रोने? भैया रो रहे थे। आपसे बड़े हैं? मुझसे बड़े हैं, मुझसे 3 साल 2.5 साल बड़े हैं, और मेरे मामा के बेटे हैं, कज़िन हैं, रो रहे हैं और जल्दी आ जाओ सुमित, और फ़ोन रख दिया। अब मुझे कुछ नहीं पता है, रोना है, जल्दी आ जाओ है, और मुझे, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ क्या हुआ होगा। मैंने टाइम देखा, मेरा 20 मिनट का बुलेटिन बाकी था, और मुझे पता था इस 20 मिनट में एक ब्रेक मुझे मिलेगा जहाँ मुझे दोबारा कॉल करना है उनको। उस 20 मिनट में जब ब्रेक आया तो मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया बजाय उनको करने के। मैंने उससे पूछा कि कुछ हुआ है क्या? तो बोले तुमको पता लग गया? तुमको तो मैं 9 बजे के बाद फ़ोन करने वाली थी। तो मैंने कहा नहीं, भैया का फ़ोन आया था, कुछ पता नहीं चला है, सिर्फ भैया रो बहुत रहे थे और बुला रहे हैं, तो तुमको तुरंत उनके घर जाना है, इसी जैसे ही ख़त्म करोगे पहला काम करना है उनके घर की तरफ जाना। कहा हुआ क्या है? बुलेटिन ख़त्म करो बात करते हैं। उसने भी नहीं बताई बात। आखिरी सेगमेंट 5 मिनट कैसे कटे, मतलब वो जो 20 मिनट कैसे कटे हैं मुझे भाई मैं बता नहीं सकता हूँ। जैसे ही मैं स्टूडियो से, मतलब पहली चीज़ धन्यवाद बोला मैंने दर्शकों को, और फ़ोन उठाया अपनी सिस्टर को, मैंने कहा बताओ क्या हुआ? अब वो बिलक-बिलक के रो रही है चीख-चीख के, भाभी नहीं रही। भैया के घर में एक नौकर था, उसने भाभी और भैया का बच्चा जो 4 साढ़े 4 साल का था, उसको मार दिया था उन दोनों को। भैया टूर पे थे और रंजिशन या रंजिशन, लूट, रंजिशन? लूट मतलब बेसिकली उस बच्चे को हम लोगों ने पाला था। वो मतलब पिछले 5-7 साल से उनके घर में रह रहा था। जब उनके घर में आया था तो 11-12 साल का लड़का था। जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो 16-17 साल का लड़का था। 4 साल से वहाँ रह रहा था। कहानी ऐसी थी कि भैया को कार लेनी थी। भैया ने घर में लाके लाख 1.5 लाख रुपए रखे थे और कुछ ज्वेलरी रखी थी। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास, बहुत ही, मतलब कार कौन-सी लेनी थी? मारुति 800। उस ज़माने में वो लेना चाहते थे, उन्होंने लोन लिया था, उनको ऑफ़िस से कुछ पैसा मिलने वाला था लोन पे, वो किसी टायर कंपनी में काम करते थे, सेल्स के आदमी हैं। उस बच्चे को ये बात पता थी कि घर में कैश रखा हुआ है। तो भाभी, देहाती भाभी, बिल्कुल देसी गाँव की महिला, सीधी-सादी, सिंपल सी, दिल्ली में आके रह रही है
बच्चा स्कूल से आता था, 3.5-4 साल का था, नर्सरी में पढ़ता था। यही बालक जो जिसने मर्डर किया, यही बस बस स्टॉप में छोड़ता था, यही बस स्टॉप से लेके आता था। और उस दोपहर में भैया टूर पे थे, रोहतक कहीं गए थे आसपास, और जब रात को लौटे हैं वो 8 साढ़े 8 बजे घर पे, तब उन्होंने घर में देखा। उनको तो ये होश ही नहीं था कि घर में एक बच्चा भी रहता है। उनको तो सिर्फ भाभी की बॉडी दिखी और बच्चा नहीं दिखा था। तो हम ये मान के चले कि वो बच्चा भाभी को मार के बच्चे को लेके भाग गया है। जब तक मैं पहुंचा हूँ उनके घर, वो शादरा में जगतपुरी में रहते थे, और तब जब मैं पहुंचा हूँ पुलिस वुलिस पहुंच चुकी थी। तो जो फोल्डिंग जो बेड्स होते हैं, बेड के पीछे का जो शेल्फ होता है ना, जिसमें हम लोग बुक्स वुक्स रख देते हैं, दवाइयाँ ववाइयाँ रख देते हैं, उसके पल्ले के अंदर बच्चा पड़ा हुआ था, मार के वहाँ डाला हुआ था। और जो मोबाइल के तार से गला घोटा हुआ था। भाभी के तो हाथ काटे थे उसने, भाभी को पड़ी तो बाहर। मैं कह रहा हूँ कि मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि ये हुआ है, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए भैया ने मुझे बता दिया होता तो भी आप कुछ नहीं कर पाते, तो भी कुछ नहीं कर पाता। ना आप दुखी हो सकते हैं, ना आप अपना किसी इमोशन को एक्सप्रेस ये ऐसा प्रोफेशनल हज़ार्ड विजय भाई कि मतलब मैं बहुत कम इस किस्से को बताता हूँ, क्योंकि इतना पर्सनल है, इतनी पर्सनल चीज़ें हैं कि इसको मतलब ये बता के मैं क्या हासिल कर रहा हूँ? कुछ नहीं। नहीं, पर ये जानना भी लोगों का ज़रूरी है कि कहते हैं बड़ा आसान टारगेट होते हैं जर्नलिस्ट। तो ये समझ में आना चाहिए कि इंसान है और वो उसी दुख से, उसी परिस्थितियों से, उसी कठिनाइयों से गुजरते हैं जिनसे एक आम आदमी गुजरता है, और उससे कहीं ज़्यादा भुगतते हैं। दे सफ़र मोर देन नॉर्मल पीपल। एंड सैक्रिफाइसेस की बात कर रहे थे, ये हिलाने वाली चीज़ है ये। फैमिली कितना सैक्रिफाइस करती है एक जर्नलिस्ट की? बहुत। ये चीज़ कोई नहीं समझता है। मतलब फैमिली जो सेक्रीफाइस करती है वो तो करती है, पर हम जो टीवी के जर्नलिस्ट हैं, जो टीवी के प्रोफेशनल्स हैं, हम भी फैमिली को बहुत मिस करते हैं। मैंने अपने बच्चों को हॉरिजॉन्टली बड़ा होते देखा है, क्योंकि जब मैं घर पहुंचता था तो सो रहे होते थे, जब मैं घर से निकल रहा था तो स्कूल चले गए होते थे। लिटरली बता रहा हूँ, कितने करवा चौथ मेरी वाइफ ने न्यूज़ को टीवी पे देख के मनाया है कि सुमित वहाँ बैठा हुआ है। मेरे घर में फैमिली में हमको ये फैक्ट है कि कुछ गेट टुगेदर हो रहा है, कुछ गैदरिंग हो रही है, तो ये तो 11 बजे के बाद ही आएंगे। टेकन फॉर ग्रांटेड है कि ये तो आ ही नहीं सकता। तो वो जो प्राइम टाइम बुलेटिन करने का जो प्रेशर है, या प्राइम टाइम का बुलेटिन आप एंकर कर रहे हो या ना कर रहे हो, पर अगर आप टीम को लीड कर रहे हो और आप अगर नहीं सामने हो टीम के साथ, तो फिर मतलब सारे त्यौहार ऐसे ही निकलते हैं। और ये चीज़ ना हम जैसे आपने शुरू में पूछा गोदी मीडिया वाली बात कि आपको ब्लेम किया जाता है या मीडिया को कहा जाता है, तो विजय भाई ये सच्चाई है कि इतना प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर कि तुम समय नहीं देते हो, अपना गिल्ट कि मैं समय नहीं दे पाता हूँ, माँ बाप की तबीयत ख़राब है, बच्चे की पीटीएम में जाना है, बच्चे के कल्चरल प्रोग्राम में जाना है, आप समय नहीं दे पा रहे हो। आपकी टीम, और टीम में हर तरह के लोग, और दो लोग जो धुर विरोधी हैं पर दोनों आपके लिए एसेट हैं, आपको दोनों को मैनेज करके चलना है। वो उसकी बात काट रहा है, वो उसकी बात काट रही है, पर आपके लिए दोनों काम के लोग हैं, आप दोनों को नाराज़ नहीं कर सकते, उन दोनों के बीच बैलेंस बना के रखना है। मालिक का प्रेशर, टीआरपी नहीं खत्म होनी चाहिए, मार्केट का प्रेशर, चैनल की रेवेन्यू में लॉस नहीं आना चाहिए, और फिर वो प्रेशर कि आप तो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया है क्या? मतलब बहुत सुनते हैं, एक रफ आइडिया है, मीडिया was sitting on a lap, इस गोदी मीडिया। इट्स गोदी मीडिया। जब आप मतलब मैं आपकी वाहवाही करने लगूं तो मैं आपके लिए गोदी मीडिया हो गया, इसलिए। और वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, और इस वक्त में हर चीज़ें जो है वो राइट विंग की तरफ खासकर टीवी पे दिखाई देती हैं, तो वो मोदी गोदी बड़ी इजीली राइम कर जाता है। तो गोदी मीडिया मतलब जो सरकार की गोदी में बैठा हुआ मीडिया है, तो गोदी मीडिया हो गया। और ये शब्द हम ही लोगों ने दिए हैं, हमारे लोगों ने, हमारे साथ के लोगों ने दिए हैं। बातचीत करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना, लेकिन समय आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, और हमारे कैमरे की मेमोरी भी खत्म हो रही है। बहुत ज़्यादा दिल से दिल वाली बात है, ऐसा लगा नहीं कोई इंटरव्यू है। बिल्कुल, मुझे भी आपने नहीं दिल लगा। खोल के, मतलब मैं एक्चुअली इमोशनल हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ। आपकी बातें सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला।
आपकी जर्नी से को अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो परवीन शाकिर का एक शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। आहा! क्या बात! मज़ा तो तब है कि हम हार के भी हँसते रहें, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। वाह! मैं क्लोजिंग रिमार्क कुछ नहीं दूँगा, आपने बहुत कुछ बोल दिया है, बस सिर्फ़ एक पंक्ति विनोद दुआ जी जिससे अपनी बुलेटिन क्लोज़ करते थे कि इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो।